कल हम लोगों ने 50 क्वेश्चन तक किया है, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू टेक फॉरवर्ड आवर डिस्कशन फॉर द नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 51 है, क्वेश्चन नंबर 51, ठीक है। With reference to the principle of collective responsibility of the Council of Ministers, consider the following statements, ठीक है। क्या सवाल है? When the Lok Sabha passes a no confidence motion against the Council of Ministers, ministers from Rajya Sabha also have to resign. क्या लगता है? अगर कोई मिनिस्टर राज्यसभा में है तो उसको रिजाइन करना पड़ेगा कि वो बोलेगा कि मुझे रिजाइन नहीं करना है? क्या लगता है? एनीबडी हु इज, जो कि नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर हो गया है तो चाहे मिनिस्टर राज्यसभा से हो या कहीं से भी हो, ही हैज टू रिजाइन. सो दिस स्टेटमेंट इज राइट, ठीक है। दिस स्टेटमेंट इज राइट. The cabinet decisions are binding to the entire council of ministers. This statement is also right. तो अब अगर ऐसे तुम देखोगे तो जो द फॉलोइंग आर करेक्ट की बात हो रही है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे तुमको साफ दिख रहा है कि तीसरा तो कोई ऑप्शन 1, 2 एंड 3 का कोई ऑप्शन है नहीं. तो यू कैन मार्क द आंसर एज 51 का ए. एंड फिर भी हम लोग थर्ड स्टेटमेंट देख लेते हैं. द एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल बी प्रेजेंट इन द लोकसभा when a no confidence motion is being moved. देखो ये अंडरस्टूड सी बात होती है कि लोकसभा में कोई भी अगर कॉन्फिडेंस लूज कर रहा है तो इट इज, देखो मिनिस्टर्स का क्या रोल होता है. मिनिस्टर्स जब उनके बारे में कोई बात किया जा रहा होता है तो वो लोकसभा में भी रह सकते हैं, राज्यसभा में भी जाकर के मूव कर सकते हैं. ऐसा कुछ नहीं है कि वो सिर्फ राज्यसभा में है कि मेंबर है तो सिर्फ राज्यसभा में ही रहेंगे. इफ यू आर अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, आप मूव कर सकते हैं इधर से उधर, बट वो आपके डिस्क्रिशन पे है कि आप, मतलब देयर इज नो लिमिटेशन ऑन योर मूवमेंट. अगर आप किसी को भी मैटर को प्रेजेंट कर रहे हैं लोकसभा में तो आप जाके राज्यसभा में भी रह सकते हैं, राज्यसभा वाले लोकसभा में भी रह सकते हैं. तो ऐसा कुछ कंपल्शन नहीं है कि जब ये नो कॉन्फिडेंस मोशन चल रहा हो तो सारे वहां पर रहें, है ना. तो इसलिए ये थर्ड स्टेटमेंट जो है वो गलत है. तो ये एक लर्निंग है, लिख सकते हैं, ये लर्निंग है थर्ड स्टेटमेंट. हालांकि बुक्स में ये आपको यूजुअली मिलेगा नहीं, बट देन इससे आपकी लर्निंग क्या है कि राज्यसभा में अगर कोई व्यक्ति है, राज्यसभा खुद में एक परमानेंट हाउस है. राज्यसभा इज द परमानेंट हाउस इन इटसेल्फ, बट द मेंबर्स हु आर मिनिस्टर्स, मान लो ऐसा कोई मिनिस्टर जो राज्यसभा में है और लोकसभा डिसॉल्व कर गया तो उसको भी रिजाइन करना पड़ेगा, उसको भी रिजाइन करना पड़ेगा, ठीक है. दैट पर्सन विल आल्सो हैव टू रिजाइन एज द मिनिस्टर. तो 51 का आंसर क्या है? ए. फिर 52nd आज हम लोग कर रहे हैं. सारी चीजें तो हम लोगों ने कंप्लीट किया, तो एक बार हम लोग देख लेते हैं. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट. The act provides for the constitution of 3 types of municipalities in every state. हम लोगों ने क्या देखा है? कौन से 3 टाइप की म्यूनिसिपैलिटीज के बारे में बात करता है? हम लोगों ने लिखवाया ना, नगर पंचायत, म्यूनिसिपैलिटी और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन. ये 3 तरीके के बारे में हम लोगों ने क्लास में भी डिक्टेट करवाया ना. तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज व्हिच आर देयर इन एवरी स्टेट. The state legislature may specify an area as an industrial township under certain conditions. Township है तो आप प्रोवाइड कर सकते हैं क्या इसको? चलो इस क्वेश्चन को देखो. टाउनशिप के बारे में क्या होता है? सेल, मेकॉन, इस तरीके के जो भी हैं जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा. टाउनशिप may specify an area as an industrial township under certain conditions. अब देखो ये स्टेटमेंट जो है उसको स्टेट लेजिस्लेचर प्रोवाइड करता है कि नहीं, ये डिपेंड करता है. कई कई जगह पे स्टेट लेजिस्लेचर के अलावा भी मतलब सेंटर भी आपका इसमें अपना रोल प्ले करता है. तो स्टेट लेजिस्लेचर नेसेसरी कर रहा हो ये जरूरी नहीं है. हम लोग देखते हैं कि सेंटर का बहुत बड़ा रोल होता है. फिर भी इस क्वेश्चन को हम लोग एक क्वेश्चन मार्क बना करके आगे देख लेते हैं एक बार क्या है हमारा थर्ड स्टेटमेंट. Population and economic importance are among the factors to be considered while classifying municipalities. ठीक है, तो ये ज्यादा feasible कोई भी है, पॉपुलेशन या उसका क्या इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, तो ये दिस लुक्स लाइक अ वेरी रीजनेबल. जहां पर भी कुछ थोड़ा सा डाउट हो ना तो उसको क्वेश्चन मार्क लगा करके आगे आप प्रोसीड करके देख सकते हैं कि उसके ऑप्शंस में क्या है. तो अब आप देख रहे हैं कि इसमें थर्ड तो फॉर श्योर है. हम लोग देखते हैं फर्स्ट भी है.
तो 1 एंड 3 है, पर 1 2 एंड 3 का कोई सीन नहीं है, तो आप यहाँ पर इसको कट कर सकते हैं अगर कंफ्यूजन होता है तो। हालांकि इसका सही क्या है हम लोग देखते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इसमें। ठीक है, तो आप एक लर्निंग लिख लीजिए 52 में। आप ये लिख सकते हैं कि इफ देयर इज एन अर्बन एरिया, if there is an urban area where municipal services are being provided by an industrial establishment, if there is an urban area where municipal services are being provided by the industrial establishment, then the governor may specify that area to be an industrial township. ठीक है, the governor may specify that area to be an industrial township. तो ये जो गवर्नर जो है इसको प्रोवाइड करेगा, तो एक तरीके से यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर नहीं, गवर्नर का रोल एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो ये आप लिख सकते हैं। हालांकि ये बुक्स में यूजुअली ये स्टेटमेंट मिलेगा नहीं कि कौन प्रोवाइड कर रहा है कौन नहीं प्रोवाइड कर रहा है, तो यहाँ पे गवर्नर का एक ऑप्शन है जो आप इससे सीक आउट कर सकते हैं। तो आपका आंसर होगा 52 का सी। 52 का क्या होगा? सी। ठीक है, 53rd में आ जाते हैं, डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द गवर्नर। डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द गवर्नर हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि गवर्नर के पास कुछ डिस्क्रिशनरी पावर्स होते हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन जिनको गारंटी करता है, वो प्रेसिडेंट के पास नहीं होता है। तो गवर्नर ऑफ अ स्टेट एंजॉयज सर्टेन कॉन्स्टिट्यूशनली ग्रांटेड डिस्क्रिशनरी पावर विच आर नॉट अवेलेबल टू द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के पास कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफिकली कोई डिस्क्रिशनरी पावर के बारे में मेंशन नहीं कर रहा होता है, उसके पास सिचुएशनल डिस्क्रिशन होता है। बट इस पर्टिकुलर केस में हम लोग देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में से बहुत सारे प्रोविजंस हैं जो कि उसके डिस्क्रिशनरी पावर्स के बारे में बात कर रहा होता है। तो हम लोग देखते हैं कि ये वाला जो स्टेटमेंट है वो क्या है? सही है। While recommending for the imposition of the president rule in the state, the governor need not consult or seek the advice of the council of ministers। क्या आपको लगता है कि उसको सीक करना पड़ेगा अगर वो प्रेसिडेंट रूल लगा रहा है? तो वो अपना गवर्नर रिपोर्ट प्रिपेयर करेगा। He may not necessarily have to consult the council of ministers from there। तो ये स्टेटमेंट क्या है? The governor need not consult, मतलब ये स्टेटमेंट सही है। ये बात समझ में आ रही है? कौन से आर्टिकल में प्रेसिडेंट रूल के बारे में बात हुई है? 356 में बात की जाती है। तो आपका देखते हैं हम लोग कि 53 का क्या है? बोथ 1 and 2। आंसर क्या है? सी। इसमें जो लर्निंग है वो लिख लेते हैं हम लोग। The governor has the constitutional discretion in the following cases। किन किन चीजों में उसके पास डिस्क्रिशन होता है वो लिख लीजिए। पहला लिखिए रिजर्वेशन ऑफ द बिल फॉर द प्रेसिडेंट। रिजर्वेशन ऑफ द बिल फॉर द प्रेसिडेंट, तो आर्टिकल 200 और 201 है ना, 200 और 201 में उसके पास ये डिस्क्रिशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन। सेकंड लिखिए प्रेसिडेंट रूल लगाने से पहले, प्रेसिडेंट रूल। ठीक है, इसके अलावा while exercising his function as the administrator of adjoining union territory, हो सकता है कि स्टेट के साथ उसको बगल का कोई यूनियन टेरिटरी दे दिया गया हो एडजॉइनिंग गवर्न करने के लिए। कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के बाद? एक से ज्यादा वो स्टेट को गवर्न कर सकता है। 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, हम लोगों ने टेस्ट में भी इसको पहले डिस्कस किया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54 में आ जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 54 कि एंटी डिफेक्शन लॉ हम लोगों ने क्लास में भी किया है। जैसे आपको ये सारी चीजें दिखे इमीडिएटली सारे कॉन्सेप्ट्स को आप अपना रिव्यू कीजिए। कौन से शेड्यूल में आता है ये? 10th शेड्यूल में आता है। कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के बाद इसको लाया गया है? हाँ, 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1985, 10th शेड्यूल में आता है ये चीज। इसको किसके साथ अलाइन करके पढ़ते हैं हम लोग?
लोकसभा के स्पीकर का जो कंट्रोवर्शियल इम्पार्शियल रोल होना चाहिए, नॉन पार्टीसन रोल होना चाहिए, उसके साथ हम लोग इसको मिला करके पढ़ते हैं। एंटी डिफेक्शन लॉ में डिस्क्वालीफाई करने का पावर किसके पास होता है? स्पीकर के पास होता है। क्या जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं? जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। कियोटो होलोवन के केस में हम लोगों ने देखा था। अब आपके पास इमीडिएटली इतना सारा इंफॉर्मेशन है, अब हम लोग आगे देखते हैं कि क्या हो सकता है। तो देखो थर्ड स्टेटमेंट ही देख लो, द डिसीजन ऑफ द प्रिसाइडिंग ऑफिसर रिगार्डिंग द डिफेक्शन इज फाइनल एंड कैन नॉट बी कॉल्ड इनटू एनी क्वेश्चन इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ। तो ये तो गलत हो गया ना, जुडिशियली रिव्यू किया जा सकता है, ठीक है। तो थर्ड स्टेटमेंट आपका गलत है, चेक कर लेते हैं पहले हम लोग थर्ड है कि नहीं। तो थर्ड हट जाएगा, ये और ये हट जाएगा, तो बचेगा 1 ओनली एंड 1 and 2 ओनली। तो 1 सही है, सेकंड को एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं, ठीक है। इन केस ऑफ डिफेक्शन द प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैज टू टेक अ डिसीजन विद इन 6 वीक्स। ऐसा है क्या? लिखवाया था ना मैंने, नो टाइम फ्रेम, कोई टाइम फ्रेम नहीं होता है, कोई टाइम फ्रेम नहीं होता है। ऑफिसर हैज टू, द प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैज टू टेक डिसीजन विद इन 6 वीक्स, ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। एंटी डिफेक्शन लॉ इज एप्लीकेबल टू ऑल मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट वेदर इलेक्टेड और नॉमिनेटेड। हम लोगों ने एक ग्राफ बनाया था क्लास में कि एक को इलेक्टेड है, वो इलेक्ट होकर के आ रहा है, और एक नॉमिनेट होकर के आ रहा है। फिर इलेक्टेड वाला व्यक्ति भी किसी इंडिपेंडेंट तरीके से इलेक्ट हो रहा है या फिर किसी पार्टी के थ्रू इलेक्ट होकर के आ रहा है। याद होगा सबको, क्लास में लिखवाया है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन विच इज कमिंग फ्रॉम द नोट्स। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है, ये वाला स्टेटमेंट गलत है, ये स्टेटमेंट सही है। देखो रिवीजन हो गया। 54 का क्या है आंसर? 1 ओनली, 54 का बी। 54 का क्या है? बी। 55 में हम लोग देख रहे हैं कि कोऑपरेटिव्स के बारे में बात किया जा रहा है। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, किस आर्टिकल में बात किया जा रहा है, किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बाद इसमें बात किया जाता है? वेरी गुड, 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट विच ईयर? 2011। और कौन से आर्टिकल में बात की जा रही है, याद है? डीपीएसपी, कोऑपरेटिव्स। देखो हर एक ये अच्छा टेस्ट पेपर है। जैसे लास्ट टाइम मैंने बोला था ना कि उड़ीसा स्पेसिफिक जो पूछ रहा है उसका क्वेश्चन में कह सकते हो कि थोड़ा बहुत प्लस माइनस में कहूंगा, 19 कहूंगा। दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन जिसके थ्रू आप पूरे पॉलिटी को रिवाइज कर सकते हैं। तो आई वुड रिकमेंड कि इस क्वेश्चन पेपर को आप अपने साथ रखेंगे और जब भी आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं इसको रिवाइज कीजिए। एक एक चैप्टर का बहुत सारे अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स को उसने क्वेश्चंस के थ्रू दिखाया है। तो अब क्या है, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, देखो कॉन्स्टिट्यूशन बोल रहा है इसलिए मैंने खट से ये सारी इन्फॉर्मेशन अपने पास रख लिया है ना। 43B, 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ये सब डेटा मेरे पास है। अब सवाल पूछो, विच ऑफ द फॉलोइंग शैल बी द प्रिंसिपल्स गवर्निंग रेगुलेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। कोऑपरेटिव सोसाइटीज क्लास से मैंने एक एग्जांपल दिया था ना कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज कैसे होते हैं। कोऑपरेटिव्स का, अमूल कोऑपरेटिव के बारे में हम लोगों ने बात किया था कि किस तरीके से कोऑपरेटिव के थ्रू क्या होता है, तुम एक तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करते हो और जो डिपेंडेंसी है उसको खत्म करते हो, कोऑपरेटिव बना करके तुम एक लार्जर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सॉर्ट्स बनाते हो। अब ऐसा ऐसा अगर सवाल आ जाए, इस तरीके का सवाल आ जाए, तो मान के चलो कि अगर ऐसा सवाल आए तो देखो, मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर तुम सॉल्व करते हो तो ऐसा मान के चलना कि चारों ऑप्शन सही होते हैं। मतलब एक तरीके से तुम ऐसे, मैं तुम्हें ऐसे कैसे बताऊं, ये तुम्हारा गट फीलिंग आना चाहिए कि इस तरीके से होता है। हालांकि बहुत सिंपल सा सवाल है, हम लोग देखते हैं। मेंबर इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, मैंने आपको बताया था सारे लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं, है ना। मिल्क का एग्जांपल दिया था कि किस तरीके से हर एक के पास वी सी दैट दे हैव बफेलो और दे हैव सम लाइवस्टॉक, जिसके थ्रू क्या होता है, वो मिल्क प्रोड्यूसिंग करते हैं, मिल्क सरप्लस होता है हर फैमिली। अब उसको किसी दूसरे को वहां पे रिक्वायरमेंट उसकी नहीं होती है, तो सारे क्लब करते हैं टुगेदर, एक कोऑपरेटिव क्रिएट करते हैं। तो एक तरीके से ये जो लोग भी साथ आ रहे हैं वो वॉलंटरली आ रहे हैं, वो साथ में आ रहे हैं वॉलंटरली, एक दूसरे के साथ आ रहे हैं। अगर वो आपको वो स्टोरी लाइन पता है जो मैंने आपको बताया है, तो दिस क्वेश्चन इज सॉल्वेबल। तो सबसे पहले तो चीज है कि मेंबर और इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, ये समझ में आ रहा है, सबका इकोनॉमिक इंसेंटिव है, सारे मेंबर एक साथ होकर के आ रहे हैं। तो थर्ड स्टेटमेंट देख लो, थर्ड होगा, तो थर्ड तो खैर सब में ही है। वॉलंटरीली आ रहे हैं, ये भी सही है, तो ये आपका हट गया, ठीक है। डेमोक्रेटिक मेंबर कंट्रोल, सब डेमोक्रेटिकली ही आते हैं साथ में, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट फीचर होता है आपका कोऑपरेटिव का। देखो ना, कोऑपरेटिव नाम से भी तुम निकाल सकते हो सहकारिता, मतलब साथ में मिलकर के काम कर रहे हैं, तो कोऑपरेटिव्स है।
तो देखो ये तुम्हारा डेमोक्रेटिक मेंबर कंट्रोल भी होता है, हालांकि कोऑपरेटिव्स के बारे में हम लोग गवर्नेंस में स्पेसिफिकली पढ़ते हैं, लेकिन चलो पॉलिटी का क्वेश्चन है तो हम लोग देख लेते हैं। तो डेमोक्रेटिक कंट्रोल भी हो गया, और ऑटोनोमस फंक्शनिंग, अपना ऑटोनोमस फंक्शन भी करता है। तो इट्स अ गुड क्वेश्चन जिसके थ्रू आप कोऑपरेटिव्स के बारे में पढ़ते हैं। तो इसका आंसर होगा 55 का डी। अगर आपने वो स्टोरी लाइन अपने दिमाग में रखा है, दिस क्वेश्चन इज डुएबल, ऐसा कुछ नहीं है, और ये बहुत आसान क्वेश्चन में हम इसको शामिल कर सकते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। विथ रेफरेंस टू द प्रेसिडेंट, अब इसको इमीडिएटली अंडरलाइन कर लो, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, he can seek any information relating to the administration of affairs of the union and proposals for legislation from the prime minister। ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि ये सीख कर सकता है, कौन से आर्टिकल में? 78 आर्टिकल 78। अगर आपको याद होगा तो हम लोगों ने क्लास में बताया था कि सीख कर सकता है, और प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की भी जिम्मेदारी है कि वो उसको इंफॉर्मेशन दे, कुछ में वो इंफॉर्मेशन उसको देना पड़ेगा, हर एक जो भी डिसीजन लिया जा रहा है उसके बारे में उसको डिसीजन देना पड़ेगा, और दे कैन आल्सो सीक द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द मिनिस्टर। तो ये स्टेटमेंट सही है। ही कैन प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस ऑन द एड एंड द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, ऑर्डिनेंस विच आर्टिकल? 1 2 3 है ना, 1 2 3, तो 1 और 2 तो आपका ऐसे ही हो गया। He can declare any area as scheduled area and has the powers with respect to the administration of such area। तो हम लोग देखते हैं कि उसके पास ये पावर है। ठीक है, तो ये तो है, लेकिन सवाल क्या है? आर द एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। तो इमोशनली मत चले जाना, सवाल को पहले देखना। जब वो ऑर्डिनेंस बनाता है तो वो उसका एग्जीक्यूटिव पावर नहीं होता है, वो उसका लेजिस्लेटिव पावर होता है। ठीक है, एग्जीक्यूटिव पावर पूछ रहा है ना यहाँ पर, तुमको लगेगा तीनों स्टेटमेंट सही है, इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि भाई ये चीज जो ये पूछा जा रहा है ना उसको जरूर अंडरलाइन करो। तीनों स्टेटमेंट सही लग रहा है, वैसे तो सही लग रहा है, लेकिन एग्जीक्यूटिव पावर के बारे में पूछा जा रहा है। ऑर्डिनेंस इज व्हाट? टेम्पररी लॉ है ना यार, बताया था ना। जब वो लॉ है तो वो लेजिस्लेटिव पावर हुआ ना, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। टू तो नहीं होगा, 2 को हटा के देखो तो 2 कट गया, 2 कट गया, तो अब आपके पास बच रहा है 1 ओनली और 1 and 3, यानी 1 आपका सही है। वो जब इंफॉर्मेशन सीख कर रहा होता है तो वो अपने एग्जीक्यूटिव पावर्स को यूज कर रहा होता है। तो हम लोग देखते हैं कि 1 and 3, आंसर क्या है? सी। 56 का आंसर है सी। रिवीजन करने के लिए अच्छा टेस्ट पेपर है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ उसको रखिएगा अपने पास, उसको स्पाइरल करवा करके अपने जो आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का जो भी आपने स्पाइरल रखा है उसके साथ रखिएगा। जब भी आप थरो रिवीजन कर रहे हो तो इसको पहले सॉल्व कर लीजिएगा, जो भी लर्निंग है देख लीजिएगा, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट विथ रेफरेंस टू मिनिस्टर ऑफ स्टेट? हम लोगों ने क्लास में पढ़ा है मिनिस्टर ऑफ स्टेट कितने तरीके के मिनिस्टर्स होते हैं? बेसिकली 3 तरीके के मिनिस्टर्स होते हैं। एक आपका कैबिनेट मिनिस्टर हो गया, दूसरा मिनिस्टर ऑफ स्टेट हो गया, और तीसरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, है ना, या डेप्यूटी मिनिस्टर्स। देखो समझो, मैं क्लास में बता चुका हूँ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एक बहुत बड़ा एक यूनिट है। इसके अंदर अगर तुम जाओगे तो तुम इसको कैबिनेट मिनिस्टर बोल सकते हो। इनफॉर्मली इसके भी अंदर जाओगे तो हम लोग देखते हैं कि तुम इसको किचन कैबिनेट बोल सकते हो, है ना, इस तरीके की बातें। इसके अलावा हम लोगों ने देखा कि कैबिनेट मिनिस्टर्स जो है उनके साथ मिनिस्टर उनको मिनिस्ट्री जो दी जाती है उसमें स्पेशल बात ये होती है कि इनको कैबिनेट मिनिस्टर बोला जाता है। तो जब भी कैबिनेट मीटिंग्स होती है ना तो ये इनहेरेंटली उस मीटिंग में जाकर के अटेंड करते हैं। बाकियों को कैबिनेट मीटिंग में आने के लिए परमिशन लेना पड़ेगा, या उसको जब इनवाइट किया जाएगा तभी वो आएगा। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अपने आप में एक बड़ा नंबर है, बट कैबिनेट एक क्लोज नेट ऑफ मिनिस्टर्स है। तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट, आर दे पार्ट ऑफ द कैबिनेट? नो, दे आर नॉट, दे आर नॉट द पार्ट ऑफ द कैबिनेट। तो इसमें 1 हट गया। ठीक है, तो 3 है सही क्योंकि 3 का फिगर इन कर रहा है। ठीक है, सेकंड देख लेते हैं। देयर रैंक इन ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस इज केप्ट बिलो द कैबिनेट मिनिस्टर्स। किसका? मिनिस्टर ऑफ स्टेट का। बहुत लॉजिकल बात है। तो ये स्टेटमेंट क्या है? सही है। तो आंसर क्या होगा? 7 का सी। 57 का क्या आंसर? सी। डुएबल है।
देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेफरेंस टू अर्बन लोकल बॉडीज। अर्बन लोकल बॉडीज आज ही हम लोगों ने पढ़ के खत्म किया है, अर्बन लोकल बॉडीज, ठीक है। तो द जुरिस्डिक्शन ऑफ द अर्बन लोकल बॉडीज इज डिमार्केटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। हमेशा ऐसे सवाल में ना कंफ्यूजन हमेशा होगा कि स्टेट लेजिस्लेचर है, स्टेट गवर्नमेंट है। ऐसे सिचुएशन में थोड़ा सा पेशेंस रखना है ना, मतलब इतना पढ़ने के बाद भी कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि स्टेट गवर्नमेंट है या स्टेट लेजिस्लेचर। तो यहाँ पे थोड़ी देर के लिए मैं कहूँगा क्वेश्चन मार्क करके हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं, फिर हम लोग देखते हैं। देयर टोटल 5 टाइप्स ऑफ यूएलबीज इन इंडिया, नहीं ना, टोटल 8 टाइप्स होते हैं ना, 5 नहीं होते। तो ये स्टेटमेंट तो तुम्हारा गलत है। करेक्ट के बारे में पूछा है तो 2 तो डेफिनेटली नहीं है। अब देखो, इससे तुम्हारा ये निकल के आ गया कि पहला स्टेटमेंट सही है, क्योंकि 1 इज कॉमन फिगरिंग आउट इन बोथ द ऑप्शन। जुरिस्डिक्शन क्या होता है, डिमार्केट किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, है ना। तो ये स्टेटमेंट तुम्हारा सही है। अब हम लोग आ जाते हैं, एट द सेंट्रल लेवल द सब्जेक्ट ऑफ द अर्बन लोकल गवर्नमेंट इज डेल्ट सोली बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। तो हम लोग देखते हैं ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों? क्योंकि 3 डिफरेंट मिनिस्ट्रीज के द्वारा डील किया जाता है। हम लोग देखते हैं कैंटोनमेंट बोर्ड भी तो एग्जिस्ट करता है। कैंटोनमेंट बोर्ड किसके अंदर आता है? हम लोग देखते हैं डिफेंस के अंदर आता है, ठीक है। ये भी एग्जिस्ट करता है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। इसके अलावा हम लोग देखते हैं होम मिनिस्ट्री का भी रोल होता है इन सारी चीजों में। तो ठीक है, तो 3 मिनिस्ट्री टुगेदर दे वर्क टुगेदर एंड दे डील विद द मैटर्स ऑफ अर्बन लोकल गवर्नमेंट, नॉट जस्ट 1। होम मिनिस्ट्री किधर आता है? वहाँ पे तो मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग वगैरह भी आता है, लेकिन यूनियन टेरिटरीज में आता है। यूनियन टेरिटरीज में हम लोग देखते हैं, यूनियन टेरिटरीज में चीज़ों को डील करने के लिए होम मिनिस्ट्री का रोल रहता है, ठीक है। यूनियन टेरिटरीज में होम मिनिस्ट्री का रोल रहता है। तो सारे कॉम्बिनेशन को हमें लगाना पड़ेगा, ठीक है, तब जाकर के हमारा एक आंसर निकल करके आता है। सो यू हैव टू बी वेरी पेशेंट। तो ये 2 गलत है। तो आंसर क्या है? 1 ओनली। आंसर क्या है इसका? 1 ओनली। 59 में आ जाते हैं। With reference to the Council of Ministers, with reference to the Council of Ministers, consider the following statements. The Constitution does not set, इन सारे words को underline करना, any limit on the size of the State Council of Ministers. क्या ये स्टेटमेंट सही लग रहा है कि गलत लग रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन सेट कर रहा है क्या? क्यों? कॉन्स्टिट्यूशन क्यों नहीं सेट कर रहा है? अगर 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है कि नहीं? 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003 है, ठीक है। The Constitution does not set any limit on the size of the State Council of Ministers, ठीक है। देखो, 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003 ने क्या बोला है? मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितना हो सकता है? 15% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा के बारे में, उसी तरीके से स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में भी है। तो वो चीज मेंशन कहां पर है? कॉन्स्टिट्यूशन ही में तो है कि नहीं? अगर कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके डाला गया है तो इट इज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ओनली, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट, द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट सेट एनी लिमिट ऑन द साइज ऑफ द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मेरे हिसाब से तो ये स्टेटमेंट गलत होना चाहिए, ठीक है। मतलब सही होना, डज नॉट सेट, तो ये स्टेटमेंट तो गलत हुआ ना। सेट कर रहा है ना, कर रहा है कि नहीं इसके थ्रू? जब इसके थ्रू कर रहा है तो ये स्टेटमेंट गलत हुआ ना, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट में देखते हैं, द नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इन अ स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर कैन नॉट बी लेस देन 12, कैन नॉट बी लेस देन 12। तो हम लोग देखते हैं कि ये स्टेटमेंट सही है। The number of ministers in a state council of ministers including the chief minister cannot be less than 12, यानी मिनिमम तुम्हारे पास 12 होने ही चाहिए। ये चीज है जो हम लोग देखते हैं कि स्टेट में एग्जिस्ट करता है। तो ये स्टेटमेंट सही है। तो आंसर क्या हुआ आपका? 59 का बी, 59 का बी, 59 का बी, 2 ओनली। ये लर्निंग ले लो कि ये जो लिमिट सेट किया गया है ये भी 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से किया गया। तो उसके बगल में लिख लो, ये भी 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा इसका लिमिट सेट किया गया है कि द नंबर कैन नॉट बी लेस देन
12. The number cannot be less than 12. 60th क्वेश्चन में आ जाए. With reference to the privileges enjoyed by the President of India, consider the following statements. Privileges जो enjoy करता है उसको किस आर्टिकल में पढ़ते हैं? 361 में हम लोग पढ़ते हैं कि प्रेसिडेंट क्या क्या प्रिविलेजेस एंजॉय करता है और गवर्नर क्या क्या प्रिविलेजेस एंजॉय करता है. उसके अगेंस्ट क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स व्हाइल इन हिज ऑफिशियल एक्ट आप प्रोसीड नहीं कर सकते हैं, बट सिविल मैटर्स में आप प्रोसीड कर सकते हैं. शर्त यह है कि 2 महीने का आपको नोटिस देना पड़ेगा. 2 महीने का नोटिस के बाद आप लोग उस पर सिविल प्रोसीडिंग्स कर सकते हैं, बट क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं कर सकते हैं. ये कौन बोलता है? ये आर्टिकल बोलता है ना. ये आर्टिकल तो लर्निंग है, लिख लीजिए. 361 एक तरीके का उसको इम्यूनिटी देता है आर्टिकल 361 कि आप उस पर सिविल प्रोसीडिंग्स कर सकते हैं, बट क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स उस पर नहीं किया जा सकता है. तो जब ये सवाल लिख रहा है ही इज इम्यून टू एनी लीगल प्रोसीडिंग्स, तो ये स्टेटमेंट गलत है. सिविल हो सकता है, क्रिमिनल नहीं हो सकता. इवन इफ द इलेक्शन president is declared void by the court, the acts done by him before the date of such declaration are not invalidated and continue to remain in force. मान लो कि अगर एक प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो गया और बाद में मान लो 2 महीना वो रह गया, उसके बाद उसके इलेक्शन को डिक्लेयर कर दिया गया कि भाई वो इनवैलिडेटेड है, तो वो इतना पावर एंजॉय करता है कि वो उसने जो भी काम किया है उस टाइम फ्रेम में वो इनवैलिडेट नहीं होगा. तो ये स्टेटमेंट आपका सही है. ये स्टार मार्क कर दो. ये आपको एक लर्निंग है. ये अच्छा क्वेश्चन है. इसमें आप क्या आपको पता चलता है कि जो आर्टिकल 14 हम लोग रीड करते हैं ना, आर्टिकल 14 में जो कुछ एक्सेप्शंस एग्जिस्ट करते हैं, इक्वालिटी बिफोर लॉ के बारे में जो हम लोग पढ़ते हैं, उसमें कुछ प्रोविजंस ऐसे होते हैं जिसमें प्रेसिडेंट और गवर्नर एंजॉय करता है कुछ जो कि बाकी आम लोगों को नहीं मिलता है. तो ये वाला सेक्शन वहीं पे काम आता है. तो आप इसको आंसर क्या होगा? 60 का बी. 60 का बी. क्वेश्चन नंबर 61 में आ जाता है. With reference to the administration of tribal areas, consider the following statement. Consider the following statement. The tribal areas in the 4 states of Assam, Meghalaya, Tripura and Mizoram, इसको हम लोग AMTM लिख सकते हैं, ठीक है, are constituted as autonomous districts. Are constituted as autonomous districts. तो ये स्टेटमेंट क्या है? कौन से शेड्यूल में इसको पढ़ना होता है? 6th शेड्यूल में पढ़ते हैं, है ना. तो हम लोग देख रहे हैं कि ये 5th और 6th शेड्यूल 2 इंपॉर्टेंट शेड्यूल्स हैं जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे अभी क्लास में. हम लोगों ने अभी नहीं कराया, अभी जो करंट बैच चल रहा है. मोटा मोटी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज के बारे में बात कर रहा है ये सवाल. तो एक तरीके से ये स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट सही है. The autonomous districts are outside the executive authority of the state executive. ये स्टेटमेंट गलत है. देखो ये आउटसाइड नहीं है एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, बट कुछ स्पेशल पावर्स दिए गए हैं. हम लोग देखते हैं गवर्नर के पास कुछ स्पेशल पावर्स होते हैं इनसे डील करने के लिए. दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. तो द आंसर इज ए. 61 का ए 1 ओनली. देखो हमारा इस डिस्कशन का मेन मकसद 2 है. सिंपल. आंसर तो आना एक प्रोसेस का हिस्सा है. अगर तुम्हारा प्रोसेस सही रहेगा आंसर आ जाएगा. हमें ये सीखना कि क्वेश्चंस को कैसे डील करना है, क्वेश्चंस किस तरीके से ब्रेक डाउन करना है, क्वेश्चंस को कैसे सर्कल करना है, ऑप्शंस के थ्रू आंसर्स तक कैसे पहुंचना है. ये की है, याद रखना. यूपीएससी में देयर इज नोबडी, एब्सोल्युटली नोबडी तो ये गारंटी दे सकता है कि उसकी तैयारी इतनी अच्छी है कि वो कम से कम 40 सवाल भी अब एट गो जाकर के खत्म कर दे. हार्डली 20 से 25 सवाल तुम सॉल्व कर पाओगे. बाकी सब में तुमको एलिमिनेशन मेथड यूज करना पड़ेगा. तो जब तुमको एलिमिनेशन एंड यू हैव टू यूज योर मेथड एंड यू नो माइंड फॉर अ लॉन्ग टाइम, व्हाई नॉट डेवलप दैट अप्रोच. मैंने क्लास में भी बताया है कि आप पूरे क्वेश्चन पेपर को 1 2 3 में डिवाइड कर देंगे. 1 वैसे क्वेश्चन जो आपको 100% आता है ना, उसको इमीडिएटली जैसे भी टिक मारो एकदम 100% कॉन्फिडेंट हो, उसको जाके ओएमआर शीट में मार्क कर देना. फिर उसके बाद पलट करके नहीं देखना है उस पर. अब जो 2 बच गया वो वैसे हैं जिसमें आप 2 ऑप्शंस को एलिमिनेट कर पा रहे हैं, है ना. इस पे सेकेंड राउंड में फोकस आपका इस पे होना चाहिए. सारे पेपर के सारे क्वेश्चंस को आप 2-3 बार नहीं पढ़ेंगे, इतना टाइम नहीं है आपके पास. समझ में आ रहा है? बचेगा ही नहीं टाइम. लास्ट में देखोगे कि आधा पेपर बचा रह गया.
और जो थर्ड वो रहेगा जिसके बारे में आपको एकदम भी समझ नहीं आ रही कि ये क्या सवाल है, व्हाट सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड, उसको छोड़ देना, फॉर द टाइम बीइंग छोड़ देना। कोशिश करना कि ये जो सेकंड नंबर वाला है इसको बैठ करके तुम सॉल्व करो, क्योंकि तुम ऑलरेडी इसमें दो ऑप्शंस को एलिमिनेट कर चुके हो। इसमें वो है जिसमें कि तुमने शायद एक ऑप्शन एलिमिनेट किया है, या तुमको एक्चुअली में एक भी ऑप्शन तुम एलिमिनेट नहीं कर पाए। तो तुम्हारी प्रोबेबिलिटी कि ये तुम सवाल सही करोगे ये 50% है, ये 33% या फिर तुम्हारा 0%। तो दिमाग से खेलेंगे हम लोग, और इसीलिए हम लोग इस अप्रोच पे भी काम कर रहे हैं कि इवन तो आप स्टेटमेंट रीड कर देते हैं, लेकिन आप जरूर जरूर ऑप्शंस को भी अच्छे से पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 62 देख लेते हैं इसको। विथ रेफरेंस टू द ड्यूटीज ऑफ द प्राइम मिनिस्टर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द प्राइम मिनिस्टर shall make rules for the allocation of business among the council of ministers। है क्या ऐसा? प्राइम मिनिस्टर करता है या प्रेसिडेंट करता है? आर्टिकल 77 क्लॉज 3 याद है? देखिए नोट्स में चेक कीजिए एक बार। आर्टिकल 77 अगर आपको याद होगा, मैंने आपको स्पेसिफिकली बोला था, आर्टिकल 77 को स्टार मार्क करवाया था। क्लास में मैंने आपको एक आर्टिकल पे स्पेशल फोकस करने बोला था, वो आर्टिकल 77, जब मैं कैबिनेट सेक्रेटरीट के बारे में बात कर रहा था क्लास में। कैबिनेट सेक्रेटरीट का कैसे इस्तेमाल होता है शुरू में देखिए। एग्जीक्यूटिव नहीं, ये पहले जाइए चंद्रिका, पहले जाइए। और पहले जाइए प्रेसिडेंट का, जहाँ मैंने आपको उसके पावर्स या रूल्स बताए उसमें जाइए ना। उसी में बिजनेस कैसे, पोर्टफोलियो क्या है, उस बिजनेस को, एलोकेशन ऑफ बिजनेस को कैरी फॉरवर्ड करने का एक मैकेनिज्म ही तो है। पोर्टफोलियो बना के आप क्या कर रहे हो? बिजनेस एलोकेट कर रहे हो। तो कौन कर रहा है ये? प्रेसिडेंट कर रहा है, प्राइम मिनिस्टर नहीं कर रहा है। और इसके बारे में कौन सा आर्टिकल बात कर रहा है? आर्टिकल 77। ढूंढिएगा अच्छे से, इसको स्टार मार्क कर लीजिए। प्रीलिम्स में से बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं पास्ट में। तो ये प्राइम मिनिस्टर नहीं कर रहा है, ये कौन कर रहा है? प्रेसिडेंट कर रहा है। नहीं, डायरेक्टली अगर प्राइम मिनिस्टर लिख रहा है तो नहीं होगा, वो प्रेसिडेंट ही होगा। भले वो एड एंड एडवाइस में कर रहा है, बट वो एक इम्प्लिसिट है, हिडन है वो। डायरेक्टली आप अगर बोलेगा कि प्राइम मिनिस्टर कर रहा है तो आप वैसे नहीं होता, प्रेसिडेंट करता है। हर एक चीज को प्रेसिडेंट कर रहा है। एग्जीक्यूटिव डिसीजन जो लिए जा रहे हैं वो प्रेसिडेंट के नाम पर लिए जा रहे हैं, है ना। सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं। ही कम्युनिकेट्स द डिसीजंस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन टू द प्रेसिडेंट। करेगा क्या? कम्युनिकेट करेगा। विच आर्टिकल? अभी तो पढ़ा ना हम लोगों ने, 78। कम्युनिकेट करेगा ना, जो डिसीजंस लिए जा रहे हैं वो कम्युनिकेट करेगा या उससे वो पूछेगा? विच आर्टिकल? ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सही है। आंसर क्या होगा? 62 का, 62 का बी, 62 का बी। हाँ, क्लास 3। ठीक है, 62 देख लिया हम लोगों ने, 63 में हम लोग, है ना। विथ रेफरेंस टू ऑल इंडिया सर्विसेज, हम लोगों ने क्लास में इसके बारे में डिस्कस किया है। ऑल इंडिया सर्विसेज कितने तरीके के हैं? 3 तरीके के ऑल इंडिया सर्विसेज है, आईएएस, आईपीएस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, जिसमें कैडर एलोकेशन का प्रोसेस फॉलो किया जाता है। तो अब क्या है? द मेंबर्स ऑफ दीज सर्विसेज आर रिक्रूटेड एंड ट्रेन्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट बट आर असाइन्ड टू डिफरेंट स्टेट्स फॉर वर्क। सही है, पहला स्टेटमेंट सही है। आपको क्या चूज करना है? करेक्ट। तो ये इमीडिएटली तभी कर लेना जब तुम अंडरलाइन कर रहे हो इसको कि तुमसे क्या पूछा जा रहा है। तो 1 होगा, तो 1 हो गया, तो ये हट गया, ये 2 एलिमिनेट हो गया। तो अब तुम्हारे पास क्या है? 2, 1 तो सही है वैसे भी। द सेंटर हैविंग नो कैडर ऑफ इट्स ओन।
सेंटर हैविंग नो कैडर ऑफ इट्स ओन। कैडर किसके पास है? स्टेट के पास है। तो हम लोग क्या देखते हैं कि ये स्टेटमेंट सही है। Their salaries and pensions are met by the central government, ये स्टेटमेंट गलत है। They are met by the state, है ना, स्टेट, इसको स्टेट से मीट किया जाता है। तो ये 1 और 2 इसका आंसर सही होगा। आंसर क्या है? 63 का ए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप स्टार मार्क कर सकते हैं इसको। अच्छा है। The salaries and the pensions are met by the state. They are लिख लीजिए, they are controlled jointly. They are controlled jointly by the central and the state governments. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 विथ रेफरेंस टू द ऑफिस ऑफ चीफ मिनिस्टर। ठीक है, तो आप अप्रोच कैसे रखेंगे? सबसे पहले ऑफिस ऑफ चीफ मिनिस्टर को अंडरलाइन किया और इसमें से कौन करेक्ट है ये हैबिट डाल लीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द चीफ मिनिस्टर बिफोर एंटरिंग द ऑफिस हैज टू टेक एंड सब्सक्राइब टू द ओथ ऑफ सीक्रेसी। इसमें तो कुछ बहुत अलग गलत लग नहीं रहा है, ठीक ही ठाक लग रहा है ना, तो स्टेटमेंट सही है। While the oath of the office is administered by the governor, the oath of secrecy is administered by the High Court Chief Justice. ऐसा है क्या? हाँ, एक ही आदमी जो है उसको दिलवाया, तो ये स्टेटमेंट गलत है। ये स्टेटमेंट गलत है, तो आंसर क्या होगा? 1 ओनली, है ना, 1 ओनली, तो 64 का ए। यूजुअली यूपीएससी के क्वेश्चन पेपर में ना ये इनकरेक्ट अगर देगा तो आपको बोल्ड में देगा, तो फिर भी आप मार्क कर लीजिए। विथ रेफरेंस टू द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। The Council of Ministers is collectively responsible to both the houses of the legislature in case of bicameral state and to the Legislative Assembly in the case of unicameral state. ऐसा है क्या? Both the houses से थोड़ी होगा, किसमें होगा? विधानसभा। विधानसभा क्या है? लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ये स्टेटमेंट क्या है? गलत हो गया। The ministers have a legal responsibilities over a public एक्ट। हम लोग देखते हैं कि इंडिया में लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होता है। कल के टेस्ट में भी हम लोग ने एक बार डिस्कशन किया है इस चीज को, तो उसके पास कोई लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होता है। ब्रिटेन में होता है, वी फाइंड दैट इन ब्रिटेन देयर इज अ लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी बट नॉट इन इंडिया। तो इसका आंसर क्या होगा? 6। कोई भी डिसीजन अगर आप ले रहे हैं तो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब सिर्फ ये होता है कि आप कोई भी पॉलिसी बना रहे हैं, उस पॉलिसी की टाइमिंग हो गई या पॉलिसी में अगर कुछ प्लस माइनस होता है तो उसकी जिम्मेदारी वो उठाएगा। अगर मान लीजिए उसने कोई पॉलिसी लिया, जिस एक सर्टेन टाइम फ्रेम में उसको करना है नहीं करना, अगर वो नहीं भी एग्जीक्यूट होता है तो उसके लिए वो लीगली होल्ड उसको नहीं किया जाएगा। किसके किसके ऊपर? नहीं तो वो तो करप्शन के चार्जेस उन पे लग रहे हैं ना, जो आपके एक्साइज पॉलिसी जो भी बनाई जा रही है। देखिए कोई भी पॉलिसी आप बनाते हैं, तो मैंने क्लास में भी बताया था कि मान लीजिए कि मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट कोई पॉलिसी लेकर के आ रही है, तो उसको लॉ मिनिस्ट्री के साथ बैठना पड़ता है ताकि उसके लीगल एप्लीकेशन को देखा जाए कि वो जो चीज लेकर के आ रहा है वो लीगली वायबल है कि नहीं। वो चीज वहां पे सही होना चाहिए, अदरवाइज वो बिल इंट्रोड्यूस ही नहीं होगा या कोई पॉलिसी बनेगी ही नहीं। बट अगर वो आप करप्शन में इन्वॉल्व है या किसी तरीके के एलिगेशन ऑफ करप्शन है तो उसमें उसको फॉलो कर रहे हैं। लेकिन अगर आप कोई एक्ट बना रहे हैं, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि वो लीगली फीजिबल ना हो या लीगली वायबल ना हो, लीगली इसको वायबल होना पड़ेगा। बट लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं कि इंडिया में इसको इसलिए नहीं रखा गया क्योंकि एक सर्टेन टाइम फ्रेम में अगर आप कुछ कमिटमेंट करते हैं कि ये ऐसे होना चाहिए वैसे होना चाहिए और वो उस चीज़ पर आप डिलीवर नहीं कर पाते हैं फॉर सम रीजन, तो आपको अकाउंटेबल होल्ड नहीं किया जा सकता है। बस उसका इतना ही मतलब समझ सकते हैं, है ना। हम लोग में ये वाली चीज़ों को उनके कोई भी पब्लिक एक्ट के लिए कोई लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी रखा नहीं गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, तो हम लोग इसको गलत मानेंगे, तो आंसर क्या है? अच्छा, इनकरेक्ट, बोथ बोथ 1 and 2। 66 which of the following statement is incorrect?
Which of the following statement is incorrect with reference to the Council of Ministers? Every minister shall have the right to speak and take part in the proceedings of either house of the parliament. क्या लग रहा है, कर सकता है? कर सकता है, हम लोगों ने अभी डिस्कस भी किया. Proclamation of national emergency requires written recommendation from the Council of Ministers. ऐसा है क्या? कैबिनेट है ना, कैबिनेट. The word is cabinet. देखो, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज नॉट इक्वल टू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कैबिनेट इज नॉट इक्वल टू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. मैंने क्लास में इसलिए बहुत स्पेसिफिकली एक एक चीज को बताया भी है, लिखवाया भी है. द वर्ड कैबिनेट इज यूज्ड ओनली वंस इन द होल कॉन्स्टिट्यूशन एंड दिस हैज बीन एडेड बाय 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978. पर मान लो कि फिर भी तुमको लग रहा है कि यार तुमने जल्दी में कर दिया, तो इसको थोड़ा सा रुक जाओ. ठीक है, आगे देख लेते हैं. वैसे तो ये गलत है. Advice tendered by the Council of Ministers is binding on the President. ठीक है, 42nd. All the ministers are collectively responsible to the लोक सभा. तो एक स्टेटमेंट ये जो गलत है वो है 66 का बी. 66 का बी. 67 में आता है. Which of the following statements with reference to the appointment of Prime Minister is correct? Prime Minister के appointment के लिए reference to the appointment of the Prime Minister is correct. The Prime Minister of India is directly elected by the people. ऐसा है क्या? तो जब हम लोग इस तरीके के डिबेट करते हैं कि मोदी वर्सेस राहुल, एक्चुअली में ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का हिस्सा होता है. हम लोग प्राइम मिनिस्टर कौन होगा ये हमारा काम नहीं है. हमारा काम एमपीज को इलेक्ट करना है. एमपीज जाकर के पार्लियामेंट में बैठ करके अपने लीडर का चयन करते हैं और वो ये डिसाइड करते हैं कि ये हमारा लीडर होगा. ऐसा जब हम लोग बोलते हैं कि ये वोट राहुल गांधी को देना चाहिए या नरेंद्र मोदी को देना चाहिए, सो वी आर टिल्टिंग टुवर्ड्स प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. जो थियोरेटिकली है ना, हमारी कंट्री प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है. प्रैक्टिकलिटी में हम लोग देखते हैं कि कल्ट पॉलिटिक्स, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये सब आ जाता है. जब हमारी सरकार ब्रूट मेजोरिटी में होती है ना पार्लियामेंट्री, तो वो प्रेसिडेंशियल की तरह एक्ट करती है. लेकिन असल में हम लोग डायरेक्टली इलेक्ट नहीं करते हैं अपने प्राइम मिनिस्टर को. जो इलेक्टेड एमपीज होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट करते हैं. A person not eligible to be a member of parliament cannot be appointed as the prime minister. सही स्टेटमेंट. इसमें क्या है, आपका एमपी होना जरूरी है या फिर बाद में इलेक्ट हो जाए, जो भी हो, पर एमपी के लिए एलिजिबल होना चाहिए. When no party has a clear majority in the Lok Sabha, then the president may exercise his personal discretion in the appointment of the prime minister. ये स्टेटमेंट भी सही लग रहा है. तो 2 and 3 हो गया. आंसर क्या है? सी हो गया. Question number 68. With reference to the duties and the powers of CAG, consider the following statement. ठीक है? The Constitution authorizes the Parliament to prescribe the duties and the powers of the CAG in relation to the accounts of the Union and the State. क्या है 68 का ये आंसर? सही है. हम लोगों ने अभी तक कैग पढ़ा नहीं है क्लास में, लेकिन कैग से एक सवाल आता है. अभी कल भी हम लोगों ने कैग पे डिस्कशन भी किया है. लेकिन कैग क्या कर रहा है? भी प्रिस्क्राइब करता है कि जो भी उनके अकाउंट्स हैं यूनियन और स्टेट का, उसको देखता है. ही कंपाइल्स एंड मेंटेन्स द अकाउंट ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट. ये गलत है. कंपाइल नहीं करता है ये, है ना. करता था पर अब नहीं करता है. अभी स्टेट का करता है. कौन से ईयर में इसको ये किया गया बताओ? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है. हम लोग देखते हैं ये आर्टिकल 149 इसके बारे में बात कर रहा है, तो लिख लो आर्टिकल 149 इसके बारे में बात कर रहा है. और सिंस 1976 ये सिर्फ स्टेट का देख रहा है, यूनियन का नहीं देख रहा है. सिंस 1976 हम लोग देख रहे हैं कि इट इज रिलीव्ड फ्रॉम द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कंपाइलेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ द अकाउंट्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. तो लिख लो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये प्रीलिम्स में पूछ सकता है. यूनियन गवर्नमेंट का जो ये अकाउंट कंपाइल और मेंटेन करने की जिम्मेदारी 1976 से इसने छोड़ रखा है. 1976 के बाद से स्टेट गवर्नमेंट का ये कंपाइल करता है. और 149 पार्लियामेंट को बोलता है लॉ बनाने, और पार्लियामेंट ने जो लॉ बनाया है सीएजी से रिलेटेड वो लिख लीजिए. उसको कहते हैं सीएजी. ड्यूटीज, पावर
एंड कंडीशन ऑफ सर्विसेज एक्ट 1971। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका गलत है, इसी से पूरा साइड होगा, आंसर है 1 और 3। ये कंटिजेंसी फंड और पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया को भी ऑडिट करता है। कंटिजेंसी फंड और पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया को भी ऑडिट करता है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क करो। इस क्वेश्चन के थ्रू तुम कैग को समझ पाने में केपेबल होते हो। 69 डायरेक्ट क्वेश्चन है, मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा है ये क्वेश्चन इसलिए बनाया गया है ताकि मेरे नोट्स का रिवीजन हो सके। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चंस नोट से ही आ रहे हैं भाई, मैंने तो कुछ क्वेश्चन बनाया नहीं है। विद रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन ऑफ पंचायत, तो क्लास में ही पहले बताया मैंने। द फर्स्ट अटेम्प्ट टू कॉन्स्टिट्यूशनलाइज द पंचायत राज वाज मेड बाय राजीव गांधी गवर्नमेंट, बताया था राजीव गांधी ने। ठीक है, द बिल वाज मूव्ड बाय द वीपी सिंह गवर्नमेंट इन दिस रिगार्ड बट लैप्स्ड ड्यू टू द फॉल ऑफ द गवर्नमेंट। एकदम वर्बेटिम है ना। नरसिम्हा राव गवर्नमेंट डिलीटेड द कंट्रोवर्शियल एस्पेक्ट्स ऑफ द बिल टू गेट इट पास्ड। अब किया नहीं किया वो मेरे को नहीं पता, लेकिन पास करवा दिया। ठीक है, तो क्या है इसका आंसर 69 का डी। 69 का डी पास, नरसिम्हा राव गवर्नमेंट ने इसको पास करवा दिया। हम लोगों ने क्लास में बाकायदा इसको देखा भी। With reference to the powers and functions of the vice president, consider the following statements. Which of the following are correct? ठीक है, as the ex officio chairperson of Rajya Sabha, his powers and functions are similar to those of the speaker of Lok Sabha। मतलब सिमिलर ही है, जो इधर का है वो इधर का, अपने हाउस का तो वो एक तरीके से वही बंदा, पर फिर भी अगर कंफ्यूजन है तो थोड़ा देर के लिए रुक जाना, है ना। When the office of the president falls vacant, he cannot act as the president for more than a maximum period of 6 months at a time। सही है ना, 6 महीना मैक्सिमम। तो ये स्टेटमेंट सही है फॉर श्योर। ये स्टेटमेंट अगर सही है तो तुम इसको एलिमिनेट कर सकते हो, इसको एलिमिनेट कर सकते हो। तो 1 और 2 सही होगा तो तुम थर्ड स्टेटमेंट भी, तो ये स्टेटमेंट भी तुम सही कर सकते हो, है ना। रिवर्स इंजीनियरिंग किए। द ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट वाज क्रिएटेड विद अ व्यू टू मेंटेन द पॉलिटिकल कंटिन्यूटी ऑफ द इंडियन स्टेट। ठीक है, प्रेसिडेंट कभी कभी अगर मान लो कि ऑफिस उसका वेकेंट हो जाए, प्रेसिडेंट नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में कंटिन्यूटी रहे, तो हम लोग देखते हैं ये स्टेटमेंट सही है। तो आंसर क्या है 70 का डी। मान लो कि प्रेसिडेंट का सीट भी वेकेंट हो जाए, वाइस प्रेसिडेंट का सीट भी वेकेंट हो जाए, तो कौन बनेगा प्रेसिडेंट? एक्टिंग प्रेसिडेंट कौन होगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ऐसा कभी हुआ है क्या? हुआ है, एक बार हुआ है। कौन थे? which चीफ जस्टिस? हिदायतुल्लाह, जस्टिस हिदायतुल्लाह। ठीक है, जस्टिस हिदायतुल्लाह। मान लो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी खत्म हो गए हैं, वो भी अवेलेबल नहीं है, उसके सीट भी वेकेंट हो गया, तो सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट का जज जो रहेगा वो। ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जीएसटी के बारे में हम लोग देख रहे हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू जीएसटी काउंसिल। कौन इसको हेड करता है जीएसटी काउंसिल को? फाइनेंस मिनिस्टर, है ना। इट इज द स्टैट्यूटरी बॉडी। स्टैट्यूटरी बॉडी है क्या? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ये, स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो यही स्टेटमेंट तुम्हारा गलत हो गया, है ना। एवरी डिसीजन ऑफ द काउंसिल इज टेकन बाय मेजॉरिटी ऑफ एटलीस्ट। अब 1 गलत हुआ तो फिर 1 को हम लोग देख लेते हैं कहाँ कहाँ क्या है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? तो ये एलिमिनेट हो गया, 1 एलिमिनेट हो गया और ए एलिमिनेट हो गया। अब बच रहा क्या? बी और सी। तो 2 तो सही है, 3 को चेक करना है। ठीक है, 2 सही है तो थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, 2 सही है, ये गलत है। थर्ड देख लेते हैं। एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल नंबर ऑफ काउंसिल मस्ट बी प्रेजेंट फॉर कंडक्टिंग अ मीटिंग। एटलीस्ट हाफ द टोटल नंबर ऑफ काउंसिल्स मस्ट बी प्रेजेंट फॉर कंडक्टिंग अ मीटिंग। अब यार ऐसा स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट सही है, ये लर्निंग ही है, तुम लर्निंग ले लो, किसी बुक स्पेसिफिक में पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन इस क्वेश्चन से तुम इसको निकाल सकते हो। तो इसका मतलब तुम्हारा 2 लर्निंग है, एक तो फाइनेंस मिनिस्टर के अंदर आएगा और एवरी डिसीजन इज टेकन बाय मेजॉरिटी ऑफ एटलीस्ट 3/4 ऑफ द वेटेड वोट्स ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो ये दोनों को लिख लो, स्टार मार्क कर लो, ये तुम्हारा लर्निंग है, ये होता है।
आंसर क्या है 2 and 3 GST। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 72 कलीजियम सिस्टम से पूछ रहा है। कलीजियम सिस्टम, जैसे कलीजियम सिस्टम तुम्हारे दिमाग में आ रहा है, कुछ आर्टिकल्स तुम्हारे दिमाग में आने चाहिए। 124 क्लॉज 2 क्लास में बताया हुआ है। कौन से केस लॉज आएंगे दिमाग में? पहला 3 जजेस केसेस हुआ है कि नहीं? एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1982। फिर स्कारा सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट एंड रिकॉर्ड्स एसोसिएशन केस 1993। और नंबर थर्ड कौन सा केस है? थर्ड जजेस केसेस। 3 जजेस केसेस है जो तुम्हारा कोलिजियम सिस्टम के बारे में बात करता है। द कोलिजियम सिस्टम वाज एस्टैब्लिश्ड बाय एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट। ऐसा था क्या? कोलिजियम सिस्टम क्या किसी लॉ से बनाया गया है क्या? नहीं, कोलिजियम सिस्टम के अगेंस्ट जाकर के बना रहा है NJAC। तो ये तो कोलिजियम सिस्टम तो जुडिशियल इंटरप्रिटेशन से बना है ना भाई। केस लॉज मैंने बता दिया, क्या वो एक्ट थोड़ी है, वो तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? ऐसे कट गया पूरा, लेकिन फिर भी हम लोग इवैल्यूएट कर लेते हैं। द सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम इज कंप्राइज्ड ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड द 4 अदर सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, द गवर्नमेंट कैन रेज ऑब्जेक्शंस और सीक क्लैरिफिकेशन ऑन द रिकमेंडेशंस। है कि नहीं? पूछ सकता है कि भाई, एक बार उसे पूछ सकता है। मैंने और क्या बताया था, अगर कोई लॉयर, उसको डायरेक्टली तुम बना रहे हो सुप्रीम कोर्ट का जज, तो उसका IB के थ्रू उसका वेरिफिकेशन करवा सकता है, एक बार क्लैरिफिकेशन पूछ सकता है। अब क्या यहाँ पे मैंने कीवर्ड डाला था? कॉन्करेंस इज इक्वल टू कंसल्टेशन इज इक्वल टू कॉन्करेंस। मतलब प्रेसिडेंट को जो कंसल्ट कर रहा है प्रेसिडेंट इस कॉलेजियम से, वो कॉन्करेंस होना जरूरी है। मतलब इट इज बाइंडिंग ऑन हिम, बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट। और जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है अपना ओपिनियन देता है, क्या वो उसका इंडिविजुअल ओपिनियन है? नहीं, उसका इंस्टीट्यूशनल ओपिनियन है। ये मैंने कीवर्ड्स लिखवाया है नोट्स में। इंडिविजुअल ओपिनियन नहीं है, इंस्टीट्यूशनल ओपिनियन है। मतलब कॉलेजियम के लोग जितने भी हैं, मेजॉरिटी ऑफ देम इन राइटिंग शुड आल्सो अग्री एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज रिप्रेजेंटिंग देयर कलेक्टिव वॉइस। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? 2 and 3। 73rd में आते हैं। With reference to the safeguards available to the civil servants, consider the following statement. Which of the following statements are correct? A civil servant cannot be dismissed or removed by an authority subordinate to the one by which he was appointed. ये statement सही है। जो appointing authority है वही उसको dismiss कर सकता है, स्टेट गवर्नमेंट उसको सस्पेंड कर सकता है, बट फाइनली सेंट्रल गवर्नमेंट थ्रू द प्रेसिडेंट हैज द अथॉरिटी टू डिसमिस सिविल सर्वेंट। तो ये स्टेटमेंट सही है। अ सिविल सर्वेंट मे बी डिसमिस्ड विदाउट गिविंग हिम अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड इफ द डिसमिसल इज ऑन द ग्राउंड ऑफ अ कंडक्ट व्हिच हैज लेड टू हिज कन्विक्शन ऑन अ क्रिमिनल चार्ज। ये स्टेटमेंट भी सही है। अभी तो पूजा खेड़कर का जो केस चल रहा है, अभी बहुत सारे लोगों का पेंडोरास बॉक्स खुलने वाला है। अभी अभिषेक सिंह जो एक IAS हैं, उनके बारे में भी बोला जा रहा है कि उन्होंने भी कुछ डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट को इस्तेमाल करके किया है या कुछ। सब अभी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सर्विस में पिछले 10-15 साल से हैं, जो कोई हियरिंग डिसेबिलिटी, देखने की डिसेबिलिटी, ये सब के ग्राउंड में बैठ करके IAS आराम से बन गए हैं। और ऐसा नहीं है कि लोगों के दिमाग में बात आती नहीं है, बहुत टेम्पटिंग चीज है। तो तुम्हारे अटेम्प्ट खत्म हो रहे होते हैं ना, तो आदम सोचते हैं यार IAS बनने के लिए कुर्बानी दे देते हैं, एक हाथ का, एक पैर का, आंख का, IAS तो बन जाएंगे। तो I'm just letting you know कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं जान रहा हूँ, जिन्होंने OBC का फेक सर्टिफिकेट बनवा लिया या तो कुछ ना कुछ करके तिकड़म लगा करके सर्विस में इंटर किए हुए। ठीक है, तो अभी खुलेगा धीरे धीरे, परत खुलेगा। अभी तो वो जो लोग जिनका नहीं हुआ है, जो इतने सालों से लेकर के बैठे हुए, वो भी जाकर के पिटिशन डालेंगे कि ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो जो लोग भी है सबका भी इन्वेस्टिगेशन होगा। तो एक तरीके से क्या है, मे बी डिसमिस्ड विदाउट गिविंग हिम रीजनेबल अपॉर्चुनिटी इफ द डिसमिसल इज ऑन द ग्राउंड ऑफ अ कंडक्ट व्हिच हैज लेड, क्योंकि फ्रॉडुलेंस के चार्जेस उस पे होंगे, तो हम लोग देखते हैं कि जेल भी हो सकता है। पूजा खेड़कर
पूजा सिंघल के केस में भी है, पूजा खेड़कर के केस में भी ऐसी पॉसिबिलिटी है। उनका ऑडी कार जो है उसको पुणे ट्रैफिक पुलिस ने कॉन्फिस्केट कर लिया। तो हम लोग देखते हैं ये स्टेटमेंट सही है तो both 1 and 2, both 1 and 2, 73rd. Which of the following languages are conferred with the classical language status? Classical language status. तो इसमें तेलुगु तो है ही और कन्नड़ ये तो दो है ही, तो तुम 2 और 5 अगर देख रहे हो जहां पर भी 2 और 5 तुमको हर जगह दिख जाएगा, तो संस्कृत में 2, 4 और 5 तुम डाल सकते हो, तो 2, 4 और 5 इसमें नहीं है, ठीक है। 2, 4 और 5 1 चेक कर लो। हिंदी, हिंदी को नहीं दिया गया है, क्लासिकल लैंग्वेज का तमगा नहीं दिया गया है। 74 का पहला, तो हिंदी को कट कर सकते हो, हिंदी क्लासिकल लैंग्वेज का उसको नहीं दिया गया है, तो आंसर क्या होगा 74 का बी, ठीक है। उड़िया है, बिल्कुल है, उड़िया इसमें मेंशन नहीं है लेकिन उड़िया है। 75 with reference to the writ jurisdiction of the Supreme Court, consider the following statement. The Supreme Court has original and exclusive writ jurisdiction. क्या exclusive भी है क्या? नहीं है। कौन बोल रहा है? हाँ, किसने बोला? हाँ, आपने बोला। अरे हाई कोर्ट में भी तो आप चीजों को 226 के अंतर्गत दे जा सकते हैं। ओरिजिनल jurisdiction हाई कोर्ट के पास भी है, तो exclusive नहीं है। The writ jurisdiction enables the Supreme Court to enforce the fundamental rights. Writs are available against state actions alone. नहीं, प्राइवेट के अगेंस्ट भी तो अवेलेबल होता है ना। तो ये दोनों कट गया, तो आंसर क्या होगा? 2 ओनली, 75 का बी, 2 ओनली, ठीक है। आगे बढ़े आराम से। इसमें हम लोगों ने डिस्कशन भी किया है, क्लास में डिटेल डिस्कशन किया है। 76 विथ रेफरेंस टू कैबिनेट, देखो आ गया वर्ड कैबिनेट। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द टर्म वाज एडेड बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। ऐसा है क्या? 44th तो पहले ही पहला स्टेटमेंट है उसको देख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट हटा दो, ये हट गया, तो बचा क्या? 3 ओनली और 2 and 3। तो थर्ड स्टेटमेंट तो तुम्हारा सही है। इट इज अ मच स्मॉलर बॉडी कंपेयर टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, सही है। ये गलत है, इसको देख लेते हैं। द टर्म कैबिनेट इज नॉट डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। हम लोग देखते हैं कि ये, अच्छा ये कंफ्यूजिंग वाला चीज है। हालांकि मेरा मानना है कि ये डिफाइंड नहीं है, डिफाइन नहीं किया गया है कि क्या है, बट इसमें बेसिकली जो दिखा रहा है जो कि प्रॉब्लमेटिक है, 76 का बी बोल रहे हैं ये लोग, 76 का बी बोल रहे हैं, तो 3 ओनली, ठीक है। ये बोल रहे हैं 3 ओनली है, पर मेरा मानना है कि कैबिनेट में वर्ड को डिफाइन नहीं किया गया। कॉन्स्टिट्यूशन अक्सर चीजों को ना डिफाइन नहीं करता है, ठीक है। अब ये है, तो मेरा तो मानना है कि नॉट डिफाइंड है। अब आप लोग देख लीजिए, ये इसके आंसर के साथ मैं अग्री नहीं करता हूं। मेरा मानना है कि कैबिनेट वर्ड को डिफाइन नहीं किया गया, ठीक है। इज नॉट डिफाइंड, ये स्टेटमेंट सही हुआ ना। इट इज मच स्मॉलर बॉडी, ये भी सही हुआ, ये गलत हुआ। तो आंसर क्या होना चाहिए था? 2 and 3। आंसर क्या होना चाहिए था? 2 and 3। पर इसका आंसर जो दिया हुआ है ना 76 का, वो बी है, 3 ओनली। मैं एक्सप्लेनेशन देख लेता हूँ। The term cabinet is defined under Article 352. It defines the term as council consisting of prime minister and other ministers of cabinet rank under 75. चलो ठीक है, अगर ऐसा है स्पेसिफिकली कर रहा है तो लिख लो, स्टार मार्क लर्निंग ले लो। कैबिनेट वर्ड इज डिफाइंड, कैबिनेट वर्ड इज डिफाइंड, एक्सप्लेनेशन के हिसाब से कैबिनेट वर्ड इज डिफाइंड अंडर आर्टिकल 352, तो उसको स्टार मार्क कर लो कि कैबिनेट वर्ड को डिफाइन किया गया है। तो शायद ऐसा हो सकता है, तुम समझो यहाँ पे हम लोग क्या लॉजिक लगा सकते हैं। दिस इज नॉट टू मेक अप फॉर द थिंग। तुम खुद सोचो कि कोई इसको कॉन्स्टिट्यूशन जब बन रहा था तब तो नहीं डाला गया है ना, कॉन्स्टिट्यूशन को के बाद में डाला गया है 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से। तो कोई भी चीज जो तुम नए वर्ड को डाल रहे हो तो तुम उसको थोड़ा सा तो एक्सप्लेन करोगे कि तुमने ये वर्ड क्यों डाला, क्या है ये वर्ड। ऐसे सोचो इसको। ओरिजिनली होता तो फिर वो बोल देता है पार्लियामेंट से पूछो कि क्या है क्या नहीं है, पर क्योंकि इसको बाद में डाला गया है तो ऐसा अगर कोई भी सवाल है जो कि बाद में डालने की बात की जा रही है उसको थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं तो डिफाइन करेगा कि व्हाट दिस पर्टिकुलर थिंग होल्ड्स ट्रू। तो तुम ये देख लो, इसको लिख लो कि कैबिनेट वर्ड को डिफाइन किया गया है, इसको स्टार मार्क कर दो। इट हैज बीन डिफाइंड अंडर आर्टिकल 352 and it says that cabinet is equal to
कैबिनेट क्या है? काउंसिल कंसिस्टिंग ऑफ प्राइम मिनिस्टर, council consisting of prime minister and other ministers of the cabinet rank, cabinet rank under article 75, under article 75, under article 75। तो अच्छा क्वेश्चन है, क्या उसको दिमाग में लर्निंग ले लो उससे, है ना। 77 following statement with reference to election commission of India, the members of the election commission are provided with the security of tenure। है क्या security of tenure? 6 years और 65 years। पर तो मुझे एक बात बताओ, इलेक्शन कमिश्नर्स को दिया गया है क्या? उसको हटाया जा सकता है क्या? हाँ, सीसी को नहीं। सवाल क्या है? The members of the election commission, at nowhere it is written chief election commissioner। इलेक्शन कमिश्नर थोड़ी हटता है सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह। कौन हटता है? सीईसी हटता है जी। क्लास में बताया भी तो था, और आज भी मैंने आपको स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के कमीशन के बारे में बताया कि नहीं। स्टेट इलेक्शन कमीशन में भी क्या है, उसको तुम हटाओगे हाई कोर्ट के जज की तरह, बट तुम क्या करते हो, उसका टेन्योर और उसका क्वालिफिकेशन ऑल्टर कर सकता है। कौन कर सकता है? स्टेट लेजिस्लेचर थ्रू द गवर्नर थ्रू ऑर्डिनेंस। और हम लोगों ने केसेस में देखा भी, अपमित्रा का केस एक देखा है ना। तो ये स्टेटमेंट गलत है। द मेंबर्स आर नॉट प्रोवाइडेड विद द सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, यही तो कह रहा है तारकुंडे कमिटी। नहीं लिखवाया क्या तारकुंडे कमिटी? चेक कीजिए नोट्स में। इश्यूज में मैंने नहीं लिखवाया कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे वो चार्ज अपॉन नहीं होता है। क्या लिखा है बताइए? ठीक है। और उसमें ये भी है कि इसको रिमूवल करने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी तो कुछ सजेशन दिया है मैंने। सेकंड एआरसी ने क्या रिकमेंडेशन दिया? फंड ऑफ इंडिया, और उसको भी रिमूव करने का तरीका सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह होना चाहिए। किसको? इलेक्शन कमिश्नर्स को। ये भी रिकमेंडेशन देता है कि जैसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव करने के लिए आपका सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह हटता है ना, वही चीज इलेक्शन कमिश्नर के पास भी होना चाहिए। अभी क्या होता है, प्रेसिडेंट उसको हटा देता है बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर अगर मैं हूं, आप दोनों मेरे इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, मैं प्रेसिडेंट को बोल दूंगा कि इसको हटाओ, वो हटा देगा। पर मुझे हटाने के लिए ना सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह हटाना होगा, तो ये बायसनेस है एक तरीके का। अच्छा, स्टेटस में सब बराबर है, समझ में आ रहा है? स्टेटस में बोलता है कि बराबर है, बट चीफ इलेक्शन कमिश्नर क्या करता है? सुपरवाइज करता है उन सबको, और उसको हटाने के लिए पावर उसके पास है डायरेक्ट। तो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर कहां है? इसके पास नहीं है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, तो ये नेगेटिव हो गया। नॉट करेक्ट बोल रहा है तो यहाँ पे एक नेगेटिव रखो, है ना। ऑल द एक्सपेंसेस आर चार्ज अपॉन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, है क्या? दे आर नॉट चार्ज्ड, दे आर नॉट चार्ज। ठीक है, तो ये भी नेगेटिव हो गया। द इलेक्शंस टू द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट आर कंडक्टेड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। कितने टाइप के इलेक्शंस को कंडक्ट करवाता है? ये लिखवाया मैंने, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। 4 तरह के इलेक्शंस को कौन करवाता है? ये करवाता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सही है। तो नेगेटिव नेगेटिव प्लस, नेगेटिव नेगेटिव प्लस, तो क्या होगा आंसर? 1 and 2। आंसर क्या है 77 का? ए। 77 का क्या है आंसर? ए। अच्छा क्वेश्चन है, इसको स्टार मार्क कर लो, इससे लर्निंग है तुम्हारा। Which of the following statements with reference to the special officer for linguistic minority? linguistic minority के बारे में किस आर्टिकल में? आर्टिकल 29 में। और लिंग्विस्टिक ऑफिसर के बारे में 350 बी में है। लिख लो।
350 बी में, ठीक है, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। एक बार चेक करो 350 बी में है कि नहीं, मुझे लगता है 350 ए या बी दोनों में से किसी एक में, प्लीज एक बार कंफर्म कीजिए 350 ए या बी में, वो कंफर्म कीजिए। लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी उसी में होगा, देखिए स्टैट्यूटरी में, इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन में देखिए लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। थ्री फिफ्टी बी है ना, 350 बी, 350 बी में इसके बारे में बात किया जा रहा है, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, लिंग्विस्टिक लैंग्वेज एज द मीडियम फॉर क्रिएटिंग रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट चल रहा था क्या? किसने शुरू में, कौन कौन सी कमिटीज हैं उसमें? फजल अली कमीशन एकदम लास्ट में, उससे पहले क्या है? जेवीपी कमिटी, उससे पहले क्या है? धर कमीशन। धर कमीशन, 3 कमीशन है। धर कमीशन जिसने की लिंग्विस्टिक बेसिस को रिजेक्ट कर दिया, जेवीपी ने भी रिजेक्ट कर दिया, पर फजल अली ने एक्सेप्ट किया, बट ये बना किया कि 1 लैंग्वेज 1 स्टेट नहीं होगा, यही कहा ना, तो उसी पे सवाल है। तो ये जो बन रहा है वो स्टेट reorganization, it was established on the recommendation of state reorganization commission, ठीक है। The duty of the special officer is to investigate all matters relating to the safeguards provided for linguistic minorities under the constitution। plain statement है, investigate करने के लिए तो सही है। constitution does not specify the qualification or procedure for the removal of the special officer for linguistic minority। कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट स्पेसिफाई द क्वालिफिकेशन, ये स्टेटमेंट भी सही है। कॉन्स्टिट्यूशन कुछ स्पेसिफिकली स्पेसिफाई क्वालिफिकेशन के लिए नहीं करता है, ज्यादातर केसेस में नहीं करता है, तो ये स्टेटमेंट सही है। तो आंसर क्या है? 1, 2 और 3, 1, 2 और 3 आंसर है डी। 79th में आ जाते हैं। With reference to the composition of the municipalities, consider the following statements. Governor may nominate members to the municipality. He may nominate the members to the municipality. देखो वैसे तो सही लग रहा है, लेकिन हम लोग थोड़ा सा होल्ड करके देखते हैं इसको, है ना। The manner of election to the chairperson is decided by the state legislature. The manner of election of the chairperson is decided by the state legislature. देख लेते हैं। The state legislature may also provide for the representation of other persons in a municipality. Which of the following statements are correct? क्या लगता है? सरपंच लेवल पे ठीक है। The manner of election of the chairperson is decided by the state legislature. चेयरपर्सन ऑफ म्यूनिसिपैलिटी कौन होगा? एक तरीके का तुम देख लो, ज्यादातर मेयर अगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में तो वही चेयरपर्सन होगा, ज्यादातर वो इनडायरेक्टली हो सकता है, पर कुछ स्टेट्स में हम लोग देखते हैं डायरेक्टली भी तो होता है। यानी अगर कुछ स्टेट्स में डायरेक्टली हो रहा है, कुछ में इनडायरेक्टली हो रहा है, तो इसका मतलब स्टेट का रोल है। दिमाग लगाते हैं हम लोग, तो ऐसा सोच अप्लाई करते हैं। मैंने आज ही क्लास में पढ़ाया ना, कुछ जगह पे मेयर्स डायरेक्टली इलेक्ट हो रहे हैं, कुछ जगह पे मेयर्स इनडायरेक्टली इलेक्ट हो रहे हैं। कुछ का टर्म कुछ है, कुछ का टर्म कम ज्यादा है, तो कम ज्यादा हो रहा है मतलब स्टेट गवर्नमेंट अपने हिसाब से या स्टेट लेजिस्लेचर अपने हिसाब से डिसाइड कर रही है। तो हम लोग देखते हैं कि सेकंड स्टेटमेंट सही है। लॉजिक हो गया, यहाँ पे लॉजिकली सही हो गया, ये स्टेटमेंट आपका सही है, तो 2 होगा। फिर भी देखो बात नहीं बन रहा है। The state legislature may also provide for the representation of other persons in municipality. Other persons मतलब क्या? क्या ओबीसी के बारे में बोल रहा है, क्या बोल रहा है? ऐसे सिचुएशन में हम लोग देखते हैं ये स्टेटमेंट भी सही है। स्टेटमेंट 2 and 3 आर करेक्ट, ठीक है। Persons having special knowledge, पहला स्टेटमेंट गलत है। All the members of the municipality shall be elected directly by the people of municipal area. For this purpose, each municipal area shall be divided into wards. पहला स्टेटमेंट हम लोग देखते हैं कि गलत है। गवर्नर नॉमिनेट नहीं करता है इस पर्टिकुलर चीज में, गवर्नर नॉमिनेट नहीं करता है, बट स्टेट लेजिस्लेचर प्रोवाइड कर सकता है कि रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए कुछ लोगों का, जैसे कि हैविंग स्पेशल नॉलेज, मेंबर ऑफ लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, इनका प्रेजेंस हो सकता है, ठीक है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है, तो 2 and 3 है इसका आंसर।
म्यूनिसिपैलिटी में रखा है कि राज्यसभा में बोला है? म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की बात हो रही है। टेबल में था क्या? चेक कीजिए। नहीं, देखिए मेरी बात समझिए, अगर ऐसा है तो स्टेट लेजिस्लेचर बोल रहा है रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए कुछ लोगों का, स्टेट लेजिस्लेचर बोल रहा है, गवर्नर नहीं कर रहा है, गवर्नर नहीं उसको कर रहा है। देखिए मैं आपको डिक्टेट करवा दे रहा हूँ कि किस किस को रिप्रेजेंटेशन के बारे में बोल रहा है, लिख लीजिए। द स्टेट लेजिस्लेचर, लिख लीजिए, लर्निंग है। द स्टेट लेजिस्लेचर may provide for the representation, the state legislature may provide for the representation of the following persons, may provide for the representation of the following persons, in the municipality। स्टेट लेजिस्लेचर है ना कि गवर्नर, पहला चीज, ठीक है। कौन कौन से ऐसे लोग हैं? नंबर 1, persons having special knowledge, persons having special knowledge or experience, persons having special knowledge or experience in municipal administration, persons having special knowledge or experience in municipal administration without the right to vote, बट वो वोट नहीं कर सकते, विदाउट द राइट टू वोट, पहली चीज। दूसरा, मेंबर्स ऑफ लोकसभा, मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड स्टेट असेंबली, representing constituencies that include that municipal area। ठीक है। थर्ड लिखिए, द चेयरपर्सन्स ऑफ कमिटीज अदर देन वार्ड कमिटीज, द चेयरपर्सन्स ऑफ कमिटीज, ऐसे लोगों को स्टेट लेजिस्लेचर नॉमिनेट करने या उनको रिप्रेजेंट करने के लिए बोल सकता है, पर गवर्नर नहीं कर रहा, ये बात बोला जाता है। गवर्नर का उसमें रोल नहीं है, लेकिन इसमें है। तो आंसर क्या है? 2 and 3। अच्छा क्वेश्चन है, तो गुड क्वेश्चन, इसको स्टार मार्क कर लीजिए। Question number 80. Consider the following statements with reference to rights and liabilities of the government. Only the parliament can make laws for the compulsory acquisition of private property by the government. By the government, क्या सिर्फ पार्लियामेंट ही लॉ बना सकता है कंपल्सरी एक्विजिशन का? हम लोगों ने क्या देखा था कामेश्वर प्रसाद के केस में, स्टेट, हम लोग देखते हैं कि एक्विजिशन करने के लिए जमींदारी एक्ट लाया गया था। कौन लाया था? स्टेट लेकर के आया था, स्टेट लॉ से बना था। तो बोथ पार्लियामेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट कैन ब्रिंग लॉज फॉर कंपल्सरी एक्विजिशन। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत हो गया। नॉट जस्ट द पार्लियामेंट बल्कि स्टेट भी ला सकता है। गोलकनाथ के केस में भी वही था, है ना। When acquiring a private property, it is the obligation on the part of the government to pay compensation not less than the market rate of the property। हम लोग देखते हैं कि इसको हटा दिया गया है, ये हटा दिया गया है, मतलब 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से इसको हटा दिया गया है। और 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में हैज अबॉलिश्ड द ऑब्लिगेशन ऑफ द स्टेट टू कॉम्पनसेट। 44th कौन लिख लीजिए यहाँ पे, 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हैज abolished the constitutional obligation to pay compensation if acquisition takes place, except for two cases, दो केसेस में उसको कॉम्पनसेशन नेसेसरीली देना पड़ेगा। पहला,
माइनॉरिटी एजुकेशन को अगर वो ले रहा है तो, माइनॉरिटी एजुकेशन को अगर वो अक्वायर कर रहा है, और दूसरा when the government acquires the land held by a person under his personal cultivation, अगर एग्रीकल्चरल लैंड है, अगर वो ले रहा है और पर्सनल एक पर्सन के अंदर में आ रहा है और उसके सीलिंग लिमिट के अंदर है, समझ में आ रहा है? ऐसा नहीं कि एक आदमी के पास 10,000 एकड़ जमीन है और उसका पर्सनल है तो उसको ले सकता है वो, बट मान लो कि अगर जो सीलिंग लिमिट लगाया हुआ है, लैंड सीलिंग लगाया हुआ है, उसके अंदर में मान लो सीलिंग है कि आप एक आदमी 10 एकड़ से ज्यादा जमीन नहीं रख सकता है, तो अगर उसके 10 एकड़ को तुमने एक्वायर कर लिया तो तुमको उसको मार्केट रेट का कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा। तो लिख लो सेकंड वाला पॉइंट, इसको स्टार मार्क कर दो भाई। When the person acquires the land held by a person under his personal cultivation, ठीक है, दोनों स्टेटमेंट गलत है, तो आंसर क्या हुआ? बोथ 1 and 2। इनकरेक्ट पूछ रहा है, बोथ 1 and 2। क्वेश्चन नंबर 81 में आ जाते हैं। विथ रेफरेंस टू सबऑर्डिनेट कोर्ट्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द डिस्ट्रिक्ट जजेस आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट। स्टेटमेंट तो सही है यार, 10 बार हम लोग पढ़ चुके हैं इसको। A person already in the service of the central or the state government can be appointed as the district judge। ये statement गलत है। A person he should not already be in the service of the central or the state government, तभी वो district judge बन सकता है। तो ये statement गलत है। तो कौन सा statement करेक्ट है? 1 only। आंसर क्या है? 81 का A। क्वेश्चन नंबर 82 में आ जाते हैं। With reference to judicial review, consider the following statements. Which of the following statements are correct? It is the power of the Supreme Court to verify or check the constitutionality of a legislation or an executive order। क्या है ये? देख सकता है कि नहीं जुडिशियल रिव्यू? किसी भी, चाहे वो ऑर्डर हो चाहे वो कुछ भी हो, उसको देख सकता है। The phrase judicial review is defined in the constitution? नहीं, कुछ भी डिफाइन नहीं है। तो 2 नहीं है तो फिर 2 को तो पहले कट कर दो। अब क्या है? 3 सही है और 1 तुमको पता है कि सही है। अब 3 क्या है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज अ नैरोअर जुडिशियल रिव्यू पावर देन कंपेयर्ड विद द फेडरल कोर्ट ऑफ यूएसए। यूएसए में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो किया जाता है। यूएसए में जुडिशियल सुप्रीमेसी है, हम लोग इंडिया में देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी है ना? तो हम लोग देखते हैं ये स्टेटमेंट सही है। आंसर क्या होगा? 1 and 3। आंसर क्या है? 82 का सी। 83 में आ जाते हैं। यार मुझे तो ऐसा लग रहा है मेरे नोट से सारे क्वेश्चंस हैं यार, तो ये शॉकिंग है मेरे लिए कि मतलब शॉकिंग क्या, हम लोग इतना एग्जॉस्टिव पढ़ रहे हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस है ना? ऐसा तो कुछ है नहीं कि हम लोगों ने कुछ छोड़ा, हम लोगों ने बहुत एग्जॉस्टिवली पढ़ा है भाई। कम से कम 200-250 पेज के आपके नोट्स है, कहीं से तो आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग विथ रेफरेंस टू लोक अदालत के बारे में पूछ रहा है। एडीआर पढ़ा है? एडीआर कौन से सेक्शन में है? सेक्शन 89 ऑफ सीपीसी, याद है? सेक्शन 89 ऑफ सीपीसी में एडीआर के बारे में बात किया था। तो क्या है? एडीआर सही है। इट इज बेस्ड ऑन गांधीयन प्रिंसिपल, है ना? आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट, गांधीयन प्रिंसिपल, एंड इट हैज नो स्टैट्यूटरी बैकिंग। है क्या स्टैट्यूटरी बैकिंग लोक अदालत का? नहीं है। अरे लोक अदालत क्या चीज का ये है? हम लोग देखते हैं ना LSAA, लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट, लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट, LSAA 1987। निकालिए लोक अदालत का नोट्स दिखाइए। कट गया? चेक कर लीजिए एक बार। चेक कर लीजिए एक बार नोट्स में, कोई दिक्कत नहीं है, रिवीजन हो जाएगा, अच्छा ही है। जुडिशरी हम लोगों ने बहुत डिटेल में किया है, सारे चैप्टर्स भी हम लोगों ने डिटेल में किया है, लिखा हुआ है। देखो यार एकदम सब चीज मेंशन है यार, अच्छे से तुम रिवाइज कर लोगे, तुम्हारा मैं गारंटी देता हूँ पॉलिटी का कोई सवाल नहीं छूटने वाला है। ये मैं ऐसे ही क्लेम नहीं कर रहा हूँ, क्वेश्चन भी तुम देख रहे हो कि सारे भिड़ जा रहे हैं। तो क्या है? आंसर ए है ना, लीगल स्टेटस है, इसलिए अच्छे से रिवाइज करो।
with reference to the home minister advisory committee, है ना, consider the following statements. All the union territories have the forum of home ministers advisory committee. All, तो हम लोग देखते हैं ये स्टेटमेंट गलत है, सारा के पास नहीं है। किनके पास नहीं है? दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर एंड पुदुचेरी, they have legislative assemblies, so they do not require any such forum. तो कहाँ पे नहीं है? दिल्ली, पुदुचेरी और JNK। तो ये स्टेटमेंट गलत है। मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड मेंबर्स ऑफ लोकल इलेक्टेड बॉडीज, तो पहले तो करेक्ट की बात हो रही है, तो 1 को हटा दो, तो 2 तो सही है। थर्ड देख लें, मीटिंग्स ऑफ HMSC आर चेयर बाय द यूनियन होम मिनिस्टर, ठीक है। तो आंसर क्या है? 2 and 3। मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड मेंबर्स ऑफ लोकल इलेक्टेड बॉडीज आर मेंबर्स ऑफ HMSC, होता होगा, है ना, मेरे को इतना क्या लेना देना कि एग्जैक्टली हर एक चीज के बारे में पता हो, बस है ऐसा, होता होगा, ठीक है। 2 and 3, ठीक है। लर्निंग ले लिए कि कहाँ कहाँ पे HMSC नहीं है। आंसर क्या है? बी, 84 का बी। हर चीज नहीं जानना, जितना पढ़ना है सारा इंफॉर्मेशन कहाँ से रखोगे अपने पास। Constitution of autonomous districts. Autonomous districts. All the members of the autonomous districts are elected directly. ये नहीं होता है, कुछ नॉमिनेट भी करता है गवर्नर, ठीक है। तो जैसे कि 30 मेंबर है, तो 30 मेंबर में हम लोग देखते हैं कि 26 इलेक्टेड है ना, और बाकी 4 नॉमिनेटेड है बाय द गवर्नर। तो ये सारे इलेक्टेड नहीं होते, तो पहला स्टेटमेंट ही गलत है। कौन कौन से करेक्ट है? तो इसको हटा दो। 2 और 3 में 2 तो सही है। तो गवर्नर कैन डिवाइड इट इनटू सेवरल ऑटोनोमस रीजन्स इफ रिक्वायर्ड। द डिस्ट्रिक्ट एंड रीजनल काउंसिल्स कैन कॉन्स्टिट्यूट विलेज काउंसिल्स और कोर्ट्स फॉर ट्रायल ऑफ सूट्स एंड केसेस बिटवीन द ट्राइब्स, ठीक है। ये भी सही लग रहा है, ठीक है। अपना अपने अपने सिस्टम से एडमिनिस्टर करना। ऑटोनोमस मतलब थोड़ा सा उनके पास ऑटोनॉमी होती है अपने हिसाब से गवर्न करने की। तो क्या है आंसर? 2 and 3। 85 का क्या है? बी। With reference to the appointment of judges to the Supreme Court, consider the following statement. देखो नीचे से ही स्टार्ट कर लेते हैं, करेक्ट। तो the advice tendered by the Chief Justice to the President has to be on the basis of consultation of plurality of judges. यानी जो भी आपके कोलिजियम में है उन सारे जजेस के ओपिनियन को आपको वैल्यू करना पड़ेगा। तो अभी मैंने आपको बताया कि चीफ जस्टिस का जो ओपिनियन होता है उसका इंडिविजुअल ओपिनियन नहीं होता है, बल्कि वो इंस्टीट्यूशनल ओपिनियन होता है, जिसमें वो सारे कोलिजियम के जजेस की मेजॉरिटी के जो डिसीजन है उसका वो आगे फॉरवर्ड करता है। तो उसी को बोल रहा है इसमें। The judges other than the chief justice has to be appointed by the president after consultation with the chief justice, ठीक है। The president can appoint one of the senior judges of the Supreme Court as the chief justice of India. One of the है कि the senior most, तो पहला स्टेटमेंट गलत है। तो आंसर क्या होगा? 2 and 3। 86 का क्या है? बी। 86 का बी। तो कोलिजियम सिस्टम पे फिर एक सवाल है, आपका अच्छे से रिवीजन हो गया है ना। कोलिजियम सिस्टम 87 में आ जाते हैं। Consider the following statements with respect to union territories. The parliament has the power to legislate on any subject for all union territories. For all union territories. ऐसा है क्या? हम लोग देखते हैं कि नहीं, सबके लिए आप नहीं कर सकते हैं। कुछ चीजें उनके पास है, जैसे कि क्या, दिल्ली में देखते हैं हम लोग पुलिस, है ना, लैंड, ये सब कहाँ है? यूनियन के पास है ना। लैंड है क्या यूनियन के पास? है ना, पुलिस और लैंड यूनियन के पास है। बाकी सारी चीजें हम लोग देखते हैं उस पर वो खुद भी लेजिस्लेट कर सकता है। तो ये पहला स्टेटमेंट गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट में 1 हटा दो, 1 हटा दो, ठीक है। यूनियन टेरिटरी से जुड़ा हुआ मामले में नोडल मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है ना। 1 है तो हटा दो, हट गया। तो आंसर क्या है? 2 and 3, ठीक है। होम मिनिस्टर जब भी देखोगे जो भी डिसीजन लिया जा रहा है यूनियन टेरिटरी में, अगर पुलिस आके एक्शन ले रही है, होम मिनिस्टर के कहने पे किया जा रहा है। 88 with reference to the special provision for Delhi, consider the following statement.
The 69th Constitutional Amendment Act has redesignated the Union Territory of Delhi as National Capital Territory of Delhi. 69th है, स्टार मार्क कीजिए, ये स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट सही है. इसको स्पेशल पावर जो दे रहा है वो 69th Constitutional Amendment Act है. The total strength of Legislative Assembly and the Council of Ministers for Delhi is fixed. Is fixed. हम लोग देखते हैं कि ये स्टेटमेंट छोड़ दीजिए, वैसे तो 70 मिनिस्टर्स हैं, 70 मेंबर्स हैं, लेकिन उसको थोड़ा देर के लिए छोड़ दीजिए. द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली इज अपॉइंटेड बाय द लेफ्टिनेंट गवर्नर. ये गलत है, प्रेसिडेंट. कंफ्यूज मत होना, ये बहुत कंफ्यूजिंग चीज होता है. प्रेसिडेंट करता है. एंड ही होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट. तो ये स्टेटमेंट गलत है, थर्ड गलत है. ठीक है. सेकेंड स्टेटमेंट अगर हम लोग देखें तो उसको प्रेसिडेंट आकर के दे जरूरी नहीं है. जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है ना, वो एजेंट होता है सेंटर का, वो उसको कोई कॉन्स्टिट्यूशनल हेड नहीं होता जैसे कि गवर्नर होता है आपका. लेफ्टिनेंट गवर्नर का रोल होता है कि वो एजेंट की तरह काम करता है ऑफ द प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट का वो एजेंट होता है. इसलिए तो गवर्नर के कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन के बारे में जब बात किया जाता है तो ही शुड नॉट एक्ट एज द एजेंट. उसके पास कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन है. लेफ्टिनेंट गवर्नर को जो बोला जा रहा है वो करता है. ठीक है. तो हम लोग देखते हैं 88 का जो सेकेंड स्टेटमेंट है. The 69th Constitutional Amendment Act created a legislative assembly and a council of ministers. The strength is fixed at 70. तो फिक्स्ड है ना. मैंने बताया ना 70 है, तो इट इज फिक्स्ड. ये चीज फिक्स्ड है. ऐसा कौन बोल रहा है? 69th Constitution Amendment Act बोल रहा है. तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है, ये गलत है. तो आंसर क्या है? 1 and 2. 88 का ए. With reference to the judges of High Court, consider the following statement. The President can transfer the judges of the one High Court to another High Court. कर सकता है कि नहीं? कर सकता है, President ही करता है. Any person who is qualified to be appointed as the judge of the Supreme Court can be appointed as the judge of the High Court. ऐसा है क्या? जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट में तो एक ज्यूरिस्ट वाला भी तो कंडीशन है. हाई कोर्ट में है क्या? नहीं है. याद है सबको? क्या कंडीशन चाहिए होता है सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए? 5 साल हाई कोर्ट में जज होना चाहिए, 10 साल हाई कोर्ट में एडवोकेट होना चाहिए, और एक इमिनेंट ज्यूरिस्ट या डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट हो इन द ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट. तो अभी वो जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट बनेगा. कैन बी अपॉइंटेड एज द जज ऑफ द हाई कोर्ट. जज ऑफ द हाई कोर्ट के लिए क्या कंडीशन चाहिए? 10 साल के लिए, 10 साल के लिए हाई कोर्ट में एडवोकेट होना चाहिए, बस यही कंडीशन है. तो मान लो कि कोई सुप्रीम कोर्ट का जज है और वो ज्यूरिस्ट के तौर पे बना है, क्या वो हाई कोर्ट का जज बन सकता है? नहीं. तो ये स्टेटमेंट गलत हुआ. स्टेटमेंट गलत हुआ. A judge of the high court can be removed in the same manner as the same of the ground of the judge of the supreme court. दोनों को सेम ही ग्राउंड से हटता है. तो आंसर क्या हुआ आपका? 1 and 3. 89 का. अच्छा क्वेश्चन है ये. 90th में आ जाते हैं. With reference to CAT, Central Administrative Tribunal, consider the following statement. The CAT is guided by the principles of natural justice. ठीक है. CAT के बारे में बात किया जा रहा है 323A में. 323A में इसके बारे में बात किया जाता है. CAT का मकसद बनाने का ये होता है कि जो भी पब्लिक सर्वेंट है उसके सर्विस से रिलेटेड जो भी इश्यूज है वो CAT में देखा जाएगा. तो ये स्टेटमेंट सही है. The members of the CAT are given the status of the judges of High Court. ये भी सही है. हम लोग देखते हैं कि ये है क्या सही. The person a person with the following qualifications. ये कौन सा क्वेश्चन है यार? सही है यार, ये जज ऑफ द हाई कोर्ट. ठीक है, जज ऑफ द हाई कोर्ट. हाई कोर्ट के जज का स्टेटस दिया जाता है उसको, स्टेटस. ठीक है. The CAT have no jurisdiction in related to the members of defense force. ये थोड़ा सा डाउट है इसमें. देखो वैसे तो डिफेंस फोर्स को ये नहीं लेता. सिविल मेंबर्स ऑफ द डिफेंस फोर्स जो है ना उसके मैटर्स में ये लेता है, बट डिफेंस फोर्स इसमें लिखा हुआ है
तो हम लोग इसको गलत बोलेंगे, मतलब नो जुरिस्डिक्शन विद रिगार्ड्स टू द डिफेंस फोर्स, मतलब ये स्टेटमेंट सही है, जुरिस्डिक्शन नहीं है इसके पास। तो आंसर टिपिकली क्या होना चाहिए इसमें, 90 का डी। ठीक है, तो मुझे क्या लग रहा था कि नो जुरिस्डिक्शन मतलब ये गलत होगा, तो नो जुरिस्डिक्शन विद रिलेशन टू द मेंबर्स ऑफ द डिफेंस फोर्स, तो डिफेंस फोर्स से जुड़े हुए मैटर में ये डील नहीं करेगा। नो जुरिस्डिक्शन मतलब बात सही है, तीनों सही है। आंसर क्या है 90 का डी, 1 2 एंड 3। With reference to the ministers of the union or state, consider the following statement. The constitution grants certain immunities to the ministers for their official acts. Privileges देता है, immunities नहीं देता। इम्यूनिटी किसको देता है, प्रेसिडेंट को देता है, गवर्नर को देता है, इसको नहीं देता है। मिनिस्टर के पास कोई इम्यूनिटी नहीं है, क्या है उसके पास, प्रिविलेजेस है। They are not liable for the official acts done by the president or the governor on their advice. They are not liable for the official acts done by the president on their advice. तो जो उसका जो एडवाइस वो दे रहा है उसके लिए वो जुडिशियली रिव्यूएबल नहीं है, या उसके लिए वो कुछ ऐसा नहीं है। तो ये स्टेटमेंट सही है। तो क्या होगा आंसर, 2 ओनली। 91 का क्या है, बी। समझ में आ रहा है, ठीक है, सबको समझ में आ रहा है। ममिता आपको 92 with reference to the evolution of urban local body, consider the following statement। देखो यार नोट से है ये, डायरेक्ट क्वेश्चन एकदम। फर्स्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाज सेट अप अंडर द ब्रिटिश रूल। लॉर्ड रिपन फादर है। अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट वाज डिक्लेयर्ड एज अ प्रोविंशियल सब्जेक्ट, स्टेट सब्जेक्ट। सही है, आंसर क्या है 1 2 3 डी, डायरेक्ट है। एनआईए कब आया था, एनआईए आया था मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट के बाद, जो 26/11 हुआ था, एनआईए को लाया गया था। एनआईए को लाया जाता है तो एक तरीके से क्या, ये सेंट्रल काउंटर टेररिज्म लॉ है ऑफ द कंट्री, तो ये सही है। इट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड आफ्टर द मुंबई टेररिस्ट अटैक, ये सही है। इट इज द नेशनल सेंट्रल ब्यूरो ऑफ, ये इंटरपोल, तो इंटरपोल में सीबीआई है, एनआईए नहीं है, सीबीआई। तो आंसर क्या होगा इसका 1 एंड 3, 1 एंड 3। इसको हम लोग गवर्नेंस में पढ़ते हैं, चलो दे दिया तो 1 एंड 3। इंटरपोल क्या है, इंटरनेशनल पुलिस, पूरी दुनिया में अलग अलग जो कंट्रीज है ना उनकी पुलिस का एक एसोसिएशन, उसमें इंडिया को रिप्रेजेंट सीबीआई करता है। With reference to the impeachment of the president, consider the following statement. The ground of removal of president from his office is well defined, एकदम अच्छे से डिफाइंड है, ठीक है ना। वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है डिफाइंड, है क्या, नहीं है ना, फिर काट देंगे हम लोग, ठीक है। तो 1 हट गया, 2 और 3 में से कोई एक है। All the members of the parliament can participate in the impeachment process, है, कर सकते हैं ना, सारे लोग करेंगे ना पार्टिसिपेट, इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड, आंसर है। सेकंड भी देख लेते हैं। द इम्पीचमेंट चार्जेस शुड बी साइन बाय एटलीस्ट 100 मेंबर्स इन केस ऑफ लोकसभा एंड 50 मेंबर्स इन केस ऑफ राज्यसभा। ये सुप्रीम कोर्ट के जज के केस में होता है। पार्लियामेंट प्रेसिडेंट के केस में क्या होता है, 1/4 होता है, 25% होता है। ये जो है ना सुप्रीम कोर्ट के जज के केस में होता है, कंफ्यूज मत होना, पहले रीड करके टिक मत मार देना। तो ये स्टेटमेंट गलत है। एनएचआरसी, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन पे सवाल है। द चेयरपर्सन एंड द मेंबर्स ऑफ एनएचआरसी आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ कमिटी हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। 6 मेंबर की कमिटी होती है और उसका चेयरमैन कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर। ये रिकमेंड करता है किसको, प्रेसिडेंट को, किसको अपॉइंट करने के लिए, एनएचआरसी के मेंबर को अपॉइंट करने के लिए। द रिकमेंडेशन ऑफ एनएचआरसी आर बाइंडिंग, है क्या बाइंडिंग, नहीं है, बिल्कुल बाइंडिंग नहीं है, तो थर्ड हटा दो, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट सही है क्योंकि दोनों में 2 कॉमन है ना। तो क्या है, द मेंबर्स आर एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट, कर दो रीअपॉइंटमेंट। पास टू क्या समझ में आ रहा है अमिता, ठीक है ना, एनएचआरसी, ठीक है। क्या होगा आंसर 1 एंड 95 का
सी। इसलिए मैंने जुडिशरी को अच्छे से करवाया, डिटेल में पहले करवाया, क्योंकि सवाल भर भर के आते हैं इससे। विद रेफरेंस टू पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ हाई कोर्ट्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, लास्ट से स्टार्ट करते हैं। ये प्रीलिम्स में सवाल पूछा हुआ है 2019। द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू ऑफ हाई कोर्ट इज लिमिटेड टू एग्जामिन द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ एक्ट्स पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर्स ओनली। क्या सिर्फ स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा पास किया गया लॉ को ही वो कॉन्स्टिट्यूशनली रिव्यू कर सकता है? ये सवाल पूछ दिया था 2019 में। ये सवाल, ये इसका स्टेटमेंट ये सही है या गलत? सेंट्रल लॉ को भी हाई कोर्ट आपका जुडिशियल रिव्यू कर सकता है। जुडिशियल रिव्यू सिर्फ स्टेट का ही नहीं बल्कि सेंट्रल लॉ को भी कर सकता है। तो ये स्टेटमेंट क्या है? गलत। और ये 2019 के प्रीलिम्स में आया हुआ सवाल है। ठीक है, 2019 के प्रीलिम्स में सवाल आया हुआ है, उसी से उठा लिया है। तो थर्ड को हटा दो। थर्ड को अगर हटा दिए तो आंसर आ गया 1 और 2 दोनों स्टेटमेंट सही है। क्या है देख लेते हैं। द सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट आल्सो एक्सटेंड्स टू ट्रिब्यूनल्स विद इन इट्स टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। ट्रिब्यूनल्स कहाँ आता है? सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में आता है। याद है वो जो एक पिरामिड बनवाया उसमें मैंने ट्रिब्यूनल भी लिखवाया है, चेक करो एक बार। ट्रिब्यूनल्स को हम लोग गवर्नेंस में पढ़ते हैं। जो मैंने फैमिली कोर्ट्स, लेबर कोर्ट्स, इंडस्ट्रियल कोर्ट, ट्रिब्यूनल भी लिखवाया है सबऑर्डिनेट कोर्ट में। मिला? तो वही नहीं, लेकिन मैंने लिखवाया, मुझे मैं बहुत स्पेसिफिक हूँ। हो गया। अब एक के पास भी आ गया तो मैं मान के चलूंगा मैंने लिखवाया। आपने नहीं लिखा, वो आपकी गलती है। लिखा हुआ आपके पास भी है ना ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल कहाँ पर है? सबऑर्डिनेट कोर्ट में ट्रिब्यूनल। तो हाई कोर्ट उससे ऊपर हुआ कि नहीं? तो उसका सुपरवाइजरी जुरिसडिक्शन रहेगा कि नहीं? उस पे रहेगा। The High Court can withdraw a case pending in a subordinate court if it requires interpretation of the Constitution। और यहीं पे आपका writ jurisdiction को यूज करेगा prohibition। इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का मैटर सबऑर्डिनेट कोर्ट में क्या कर रहा है? उसका काम ही नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करना, तो प्रोहिबिट करेगा, रिट ऑफ प्रोहिबिशन को इस्तेमाल करेगा। उस पर सवाल है। ये आंसर क्या है? ए 96 का ए। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पे सवाल पूछ दिया है। द हायर जुडिशियरी डिराइव देयर कंटेम्प्ट पावर फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। करता है क्या? कैसे नहीं करता? 129 और 215, 142 नहीं, 1 कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट निकालिए नोट्स। ऐसे कैसे चलेगा? कंफ्यूज क्यों कर रहे हो? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को डिफाइन नहीं किया है कॉन्स्टिट्यूशन में, बट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के पावर्स को दिया गया है आर्टिकल 129 और 215 में। यार इसीलिए ना सब चीज आता है लेकिन इंसान जाकर के गलत कर देता है। पॉलिटी डिफिकल्ट क्यों है? इसीलिए नहीं है कि आपको समझ में नहीं आता है। आप जब जाते हैं ना आंसर लिखने तो गलत करके आते हैं। साफ साफ मैंने क्या लिखवाया है? 129 और 215 टिक मारा हुआ है कि नहीं? स्टार मार्क करवाया है कि नहीं? क्वेश्चन आ गया है कि नहीं? तो बस जब सब चीज है तो फिर गलत कैसे होता है? बताइए मुझे, कैसे आप बोल रहे हैं 129 और 215? The expression has not been defined by the constitution. Where has it been defined? Contempt of Court Act 1971। कितने तरह के contempt of court होते हैं? 2, सिविल और क्रिमिनल। सिविल मतलब तो बस हो गया ना, सवाल पूछ दिया। अमाउंट्स टू क्रिमिनल कोर्ट होता है क्या? हो गया सारा। तो नोट से ही उठा करके सवाल पूछ रहा है। अब इससे ज्यादा मैं क्या साबित करूं? विलफुल डिसोबीडियंस मतलब सिविल कॉन्टेम्प्ट। सवाल क्या पूछ रहा है? क्रिमिनल कॉन्टेम्प्ट। तो काट दो यार। has not been defined मतलब सही है। derives the power from the constitution मतलब सही है। तो आंसर क्या है? सेवन का आंसर क्या है? बी 1 और 2।
विथ रेफरेंस टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पंचायती राज सिस्टम कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्या मैंने बलवंत राय मेहता में ये बात बताया है कि सबसे पहला स्टेट जहां पर लगा है वो राजस्थान है। सेकंड क्या है? उड़ीसा, लिख लो उड़ीसा। सेकंड आंध्रा है, सॉरी सेकंड आंध्रा है, सेकंड आंध्रा है। अब जो मैंने आपको पहले बताया, अब कोई भी कंफ्यूजन का कोई बात ही नहीं है। राजस्थान वाज द फर्स्ट स्टेट। सम स्टेट्स हैव आल्सो अडॉप्टेड द जुडिशियल कंपोनेंट इन द लोकल गवर्नेंस। जुडिशियल क्या है? न्याय पंचायत। न्याय पंचायत लिखवाया है, न्याय पंचायत तो स्टेटमेंट सही है। न्याय पंचायत के बारे में भी लिखवा रखा है, सेकंड स्टेटमेंट भी सही है। बाय मिड 1960s मोस्ट ऑफ द इंडियन स्टेट्स अडॉप्टेड मोर और लेस यूनिफॉर्म लोकल गवर्नमेंट सिस्टम। ऐसा है क्या? ये मैंने स्टेटमेंट बाकायदा लिखवाया है कि नहीं? आप नोट उठाइए और मेरे बताइए कि बाई 1960s सबने अपने अपने हिसाब से चीजें करनी शुरू की थी। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है। जीवीके राय कमेटी से पहले हम लोग देखते हैं, मैंने क्लास में बताया, ये तो मैं 100% श्योर हूँ। जहाँ पे यहाँ पे कहाँ लिखा हुआ है? राजस्थान में सबसे पहले लिखा हुआ, ठीक है। 1960s में ये स्टेटमेंट भी एकदम वर्बेटिम है नोट्स में, भले मैंने आपने नहीं लिखा है वो एक अलग चीज है, बट दिस इज वर्बेटिम एकदम। ये स्टेटमेंट गलत है। तो आंसर क्या होगा? 1 and 2। न्याय पंचायत की बात हो रही है और राजस्थान फर्स्ट स्टेट है, तो आंसर क्या है? 1 and 2। 99 देख लेते हैं। कैबिनेट कमेटी की बात हो रही है, पार्लियामेंट कमेटी की बात नहीं हो रही है, कैबिनेट कमेटी की बात हो रही है। तो दे आर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल, दे आर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में कोई मेंशन नहीं है। ऑल द कैबिनेट कमिटीज आर एड हॉक इन नेचर। सारे एड हॉक इन नेचर नहीं होते हैं। ऐसा जब एक्सट्रीम स्टेटमेंट आ जाए ऑल, तो मतलब ऑल की बात नहीं है। दे फैसिलिटेट इन डेप्थ एग्जामिनेशन ऑफ पॉलिसी इश्यूज। ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल सा स्टेटमेंट लग रहा है मेरे को। तो 2 को हटा दो, अब 2 हटा दिया आपने, आंसर क्या है? 1 and 3। तो 99 का आंसर क्या है? सी। 99 का आंसर क्या है? सी। 100 with reference to the recognition of political parties consider the following statement। कुछ पार्टीज जिसको हम लोग स्टेट पार्टीज बोल सकते हैं, कुछ नेशनल पार्टीज होती हैं, उसी से जुड़ा हुआ एक सवाल है। A registered unrecognized parties allowed to have 20 star campaigners in the election। देखो अब ये सब एग्जैक्टली कितना अलाउ करेगा कितना, ये मेरे किसी को भी पता नहीं है। ऐसा स्टेटमेंट है दे रहा है तो बहुत ही एकदम, ये अनरिकॉग्नाइज्ड है। रजिस्टर होने से क्या हुआ? तो स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन में क्या होता है? कुछ कुछ फैसिलिटीज दी जाती है उसको, तो उसके लिए वो थोड़ा सा रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए। तो 20 स्टार कैंपेनर्स, इतना पैसा कहां से आ रहा है? इज अलाउड टू हैव 20 स्टार कैंपेनर्स। या एक तरीके से ये स्टेटमेंट थोड़ा सा वियर्ड लग रहा है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। द रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज रिक्वायर नो प्रपोजर फॉर फाइलिंग द नॉमिनेशन ऑफ इट्स कैंडिडेट। एवरी नेशनल पार्टी इज अलॉटेड अ सिंबल एक्सक्लूसिवली फॉर इट्स यूज थ्रू आउट द कंट्री। ये स्टेटमेंट मेरे को सही लग रहा है। तो कोई भी, जैसे मान लो कि बीजेपी के पास अगर तुम्हारा लोटस है, तो उसको पूरे इंडिया में कोई और पार्टी उसको यूज नहीं कर सकती। तो थर्ड स्टेटमेंट सही है। थर्ड स्टेटमेंट मतलब बी कट गया और पहला वाला स्टेटमेंट कट गया, 1 कट गया, तो आंसर है सी। आंसर ये नहीं है। ये सब सवाल ना बहुत इंपॉर्टेंट है नहीं वैसे। 100 का आंसर है ए। 1 and 3 is allowed to have 20, अलाउ किया जाता है, मैं क्या बोलूं, उसमें किया जा रहा है। The recognized requires no proposal, ये गलत है। इसका आंसर क्या है? 100 का आंसर है ए। इट्स नॉट वेरी गुड क्वेश्चन। देखा जाए तो ऐसे सवाल पूछेगा नहीं यूपीएससी में, पर अब पूछ दिया तो लिख लो 100 का ए। ठीक है, डिस्कशन कर लिया। जाकर के आप एक बार नोट्स को देख लीजिए, अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। आपका पॉलिटी ऑलमोस्ट डन है ना।